पवन जी वो अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत समाजिक व्यक्ति हैं, अब बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं उनके बहुत से देखता हूँ, हमेशा माँ का जिस तरह से माँ से वो प्यार करते हैं उससे माँ से मैं ही प्यार करता हूँ। हमारे सबसे बड़े गुरु हमारी माँ है, हमारे पिताजी हैं, है ना। सबसे बड़ी पहला हमने जब जन्म लिया तो क्या बोला, माँ। और मेरे जीवन का सबसे अच्छी दोस्त कोई है तो मेरी माँ है। माँ हमेशा कहती है बेटा खाना खाए, बेटा ये करिए। बाकी लोग को पैसा चाहिए, माँ निकाल के देती है कि नहीं बेटा ये खाना खा लेना। तो ये माँ की ममता है और माँ से अच्छा कोई दोस्त नहीं, ये समझने की जरूरत है। और सारे हिंदुओं को इस बात को समझना होगा। ये तो तैयार रहिए, वो दिन दूर नहीं कि आपके गले पे तलवार होगा या फिर आपके बेटे के गले पे तलवार होगा। अब बोला जाएगा कि तुम मुसलमान बनो नहीं तो तुम्हारे बेटे का सर काट देंगे। बिहार में देख लीजिए 7 जिले जहां फुल बहुमत मुसलमान हैं, जहां वो डिसीजन लेते हैं। अब जाके ढूंढिए इस इलाके में हिंदू की क्या दशा होगी। वहां पर हिंदू है तो मुसलमान सेफ है, लेकिन मुसलमान है तो हिंदू सेफ नहीं है। वो दौर था जब औरंग था, बाबर था, जो परिवर्तन कराया। आज बाबर औरंगों को जो अत्याचार आपके पूर्वजों में किया था उसकी बदला आप लीजिए। पहले तो हमें जनसंख्या पे कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो अपना, उनको पता है कि मुझे 2 या 3 बच्चे ही पालने हैं। कुछ लोग इसी अभियान में लगे हुए हैं। जब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो सारी गणना में आएंगे ना। कमाने वाले कम होंगे और खाने वाले ज्यादा होंगे, तो क्या होगा? बालू रोजगार है नहीं है। आपको आज ठेका मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। जब मैंने प्राइवेट का मुंह देखा ही नहीं भाई साहब, मैंने प्राइवेट स्कूल में तो मैं गया ही नहीं ना, तो मैं तो जानता ही नहीं। हाँ, मेरे जब बच्चे आए तो जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखी, भाई यहाँ तो चरवाहा विद्यालय है, यहाँ शिक्षक गायब है ना। सब स्कूल में चरवाहा गायब का तो लालू जी का उदाहरण था। हम तो भैंसिया पर आगे से चढ़ीला, तो वहाँ सिखाया जा रहा है कि भैंस पर कैसे चढ़ते हैं, कैसे दूध दूते। तो प्राइवेट स्कूल तो हमें ठग रहे हैं। आप जितना सुंदर से हिंदी लिख के लाए हैं, आज के बच्चों से बोली लिख के दिखा दे। नीतीश जी से मिला, मैं देखिए प्रशंसा कितना किया, इज गुड मैन। नीतीश जी जैसा आदमी मैं पहली बार में मिला और मैं फैन हो गया उनका। गर्जीवन पिता तुल्य। जो बाहर बातें करते हैं ना, मैं सब बात को नकारता हूं। मैं जन सेवा करने आया हूं, मैं जन सेवा कर रहा हूं, है ना। ये तो दिख रहा है, ना, मैं जन सेवा करता हूं। अगर जनता कहेगी और जनता मजबूर करेगी नहीं आपको हमें कुछ चुन के सदन भेजना है मेरी बात उठाने के लिए, तो जाना पड़ेगा। बदलते दौर और बदलते वक्त की पहचान तो बदलती है हमेशा, लेकिन जिनका इस वक्त मैं साक्षात्कार आप सबके बीच लाना चाहता था और जिनका साक्षात्कार करना चाहता था, जिनके कई सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे, जिनसे मैं कई मुद्दों पर बात करूंगा और ख़ास करके बड़हरा के उस ज़मीन की पृष्ठभूमि पर मैं बात करूंगा कि जो यहाँ पर विकास की रूपरेखाएँ वादा करते हैं जो नेता वर्तमान में कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो क्या कुछ है यहाँ पर, और इनके अपने व्यक्तित्व के भी हम बारे में बातें करेंगे। क्योंकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है जो हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा परिचय देना नहीं चाहता, क्योंकि आप सभी इन्हें जानते हैं और पहचानते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये इतनी सरलता, सहजता और शालीनता, ये कैसे इसको मेंटेन करते हैं तीनों को आप? सहजता, शालीनता मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसा है वैसा दिखिए तो अच्छी सहज हो जाएंगे। बचपन से परवरिश ही ऐसी हुई है, गांव की परवरिश ऐसी हुई है कि हम जिससे बचपन से थे आज भी वैसे ही हैं, सहज हैं, शालीन हैं। और इस होता क्या है सर शालीन? आदमी व्यवहार कुशल होता है, सबसे मनुष्य जाति से अच्छे से बात करना चाहिए। ऐसे बात करता है आदमी, वो समाज में बस चल रहा है। आज के दौर में लोगों के पास जब पैसे आते हैं तो लोगों के पास अपना एक खुद का उनका लेगेसी होता है, उनका एक अपना अंपायर होता है, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों के साथ उनका एक अपना प्रोटोकॉल होता है। जब लोग मिल नहीं पाते हैं, उनसे जा नहीं पाते, उनका एक अलग घमंड होता है। लेकिन वैसे में आप अपने लोगों के बीच में आते हैं, मिलते हैं, वो चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाई देती है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें समाज में चल रही है उसको हटकर कुछ करना चाहते हैं आप? देखिए, एक तो पहले मैं बताऊं कि मैं बहुत पैसा वाला नहीं हूं। आप जिस जगह बैठे हैं, ये कभी यहाँ पे मट्टी का घर हुआ करता था
और उसी मिट्टी घर से निकल करके अपने बखोरापुर स्कूल के माध्यमिक विद्यालय से पढ़ाई करके, बिराहपुर से हाई स्कूल पढ़ाई करके, और हम लोग अपना कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के क्षेत्र में पूरे देश में भ्रमण करते हैं, जो पूरे बिहारियों की रीत है। तो हम कोई राजा खानदान के तो है नहीं कि मेरा पैसा है। हम कमाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, जो भी चीज़ें हैं हम मेहनत करते हैं और कमाते हैं। तो किस बात का घमंड हमें होगा? हम कोई अगर मेरे पिताजी राजा होते, रजवाड़ा होता और परदार होते, मंत्री होते, संतरी होते, घोड़ा हाथी होता, तब होता कि नहीं ये प्रजा है और ये राजा है, तो घमंड ना। हम तो जनता हैं, हम तो पब्लिक हैं, हम अपना जीवन रोजगार अपना कमा रहे, खा रहे हैं और अपने लोगों के बीच में हैं। अगर मेरे से थोड़ा ज़्यादा है तो खुशियाँ बांटते रहते हैं। तो लगता है कि ये चीज़ें करने से समाज में एक सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी? मेरा तो प्रयास यही रहता है कि कैसे सब लोग एक दूसरे से मिल के रहें, और अगर हमारे बगलगीर को कोई तकलीफ़ है तो सबसे बड़ा इलाज मैं ही कर सकता हूँ बगलगीर बन करके। तो सबसे फर्स्ट डॉक्टर बगलगीर होता है। अगर किसी को तकलीफ़ है, आर्थिक हो, शारीरिक हो, कोई तकलीफ़ हो, तो बगलगीर को मदद करना चाहिए। तो मैं भी वही करता हूँ। मैं अगर क्षेत्र में, हमारा भोजपुर हमारा सबसे करीब होता है, तो अगर मेरे पास किसी की सूचना आती है कि भाई यहाँ ये सब कुछ करना पड़ेगा, लोग तकलीफ़ में है, मदद चाहिए, तो मैं पहले वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ करता हूँ। तो बदलाव क्या होता है, मतलब हम कोशिश करते हैं कैसे एक दूसरे को मदद कर पाएँ। एक है सामान्य स्कूल में पढ़ना, और जैसा कि अभी आप बता रहे थे, और उसके बाद फिर उन चीज़ों को अर्जित करना जो चीज़ों को अभी तक आपने अर्जित किया है। तो लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें जो हैं, एक वो चीज़ें मैं दिखाना चाहता था कि कैसे आप इस चीज़ को लेकर चलते हैं। और इसी की अगर नकारात्मक मैं बातें करूँ तो लोग कहते हैं कि ये दिखावा है, छलावा है, ये लोगों को गुमराह करने की नीति है। वैसे भी लोग हैं समाज में जो बोलते हैं, कमेंट का पास करते हैं, उसे ट्रोलर भी आप समझ सकते हैं। तो ये क्या लगता है, वैसे ऐसी सोचें क्यों उत्पन्न होती है समाज में? नहीं, उन लोगों के लिए मैं कहूँगा वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्या होता है, हमारे अंदर दो जिंदगियां नहीं हैं, दो जीव नहीं है, एक ही जीवन है। जब से सोशल मीडिया आया है तो हम हर बात को अपने रिकॉर्ड करते रहते हैं। आप देखिए, कोई कार्यक्रम में कोई जाता है तो अपने आंखों से कार्यक्रम कम देखता है, मोबाइल से रिकॉर्डिंग ज़्यादा करता है जी। जिन्हें देखते हैं, क्योंकि वो दिखा करके दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं ये कार्यक्रम देखने आया था। तो हम अपने जीवन में जो खुशियां हमारे होती हैं वो सोशल मीडिया के मार्फत से हम शेयर करते हैं लोगों को। लोगों से खुशी मिलती है, जानकारी मिलती है, अवेयरनेस होती है। अगर मतलब लोगों को लगता है कि दिखावा है तो आप भी दिखावा करिए। आपको किसी ने रोका है क्या दिखावा करने से? किसी ने रोका? नहीं, किसी ने नहीं रोका। आप कर सकते हैं। आपके सारे प्लेटफॉर्म मेरे पास, आज के समय में सारे व्यक्ति के पास फ्री ऑफ कॉस्ट एक अमेरिका की कंपनी ने फेसबुक दे दिया, ट्विटर दे दिया, इंस्टा दे दिया, है ना। आपसे तो पैसे नहीं मांगता वो, आप कुछ भी बोल सकते हैं और स्प्रेड हो सकता है, तो आपको फ्री में दिखा सकते हैं। तो आप जीवन में जो भी चीज़ें हैं आप बता सकते, जो बताने की चीज़ बताइए, जिससे आपको खुशी मिल सकती, जिससे समाज को मैसेज मिल सकता है, आप दीजिए। इसमें दिखावा कोई बात ही नहीं है। वो लोग दिखावा बात करते हैं, वो लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, चंद लोग जीवन से फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो अपने घर में माँ से नहीं मिलना चाहते, पिताजी से मिलना उनको खराब लगता है, भाइयों के साथ बैठ के खाना खाना खराब लगता है। वैसे लोग ही को ट्रोल करने वाले हैं जो कि कहीं जा करके बाहर एक अकेले कोठरी में रहते हैं, अकेला, अपने भाइयों से प्रेम भी नहीं है ना। जो भाई के साथ रहेगा वही ना भाई के साथ फोटो डालेगा, जो माँ की सेवा करेगा वही ना माँ के साथ वीडियो बनाएगा, है ना। तो आप मानते हैं उनको कि इस संज्ञा में आप डालते हैं कि वो अपने जीवन से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट है, समाज से दूरियां बनाकर एक अकेले जीवन को वो कर रहे हैं। वैसे लोग आपको ट्रोल करते हैं। हाँ, वो अकेले रहते हैं, वैसी में वही तरह के लोग हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि बड़हरा जो आपकी जन्मभूमि है, जन्मस्थली है, जो आपकी कर्मभूमि तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि कर्मभूमि तो कहीं और आपने कर्म किया और फिर जो चीज़ें हैं उसको आपने गेन किया। बड़हरा में करीब करीब 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पर वोटर भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़हरा की जो स्थिति है वो सही तरीके से सही विकास लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं?
मैं आपके कई सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, पहले तो मैं बताऊं कि मेरा बड़हरा जन्मभूमि ही नहीं है, जन्मभूमि के साथ कर्मभूमि भी है। क्योंकि मैं किसान हूँ, अच्छा। किसान परिवार से आते हैं, शायद लोगों को पता नहीं है। मैं यहाँ पर अपने खेतों में पहले अगर कोई कमाई किया है ना तो गांव से किए। कैसे? कैसे? खेतों में जाकर हंसुआ से गेहूं काटते थे। ये किस साल की बात है? करीब ये 89, 87, 88 की बात है, जब हम यहाँ 9th क्लास में पढ़ते थे, 10वां में पढ़ते थे, अपने खेतों में हम लोग काटते थे। अब वही नहीं, चना का ढेड़ी गिर जाएगा, ढेड़ी ना तो ढेड़ी गिर जाएगा, चुन करके उसे कूट के और दुकान जाकर बेच के पैसा लेते थे हम लोग। कमाई वो भी होता था। तो और आज भी हमने गांव में खेती, आप देखे होंगे बाहर आए होंगे तो गेहूं का ढेर लगा हुआ है। हाँ। वो खेती मैं कराता हूँ। अब मैं गांव आता हूँ, आप खेतों में मुझे देखे होंगे, यहाँ पर वीडियो बहुत सारे मैं डालता हूँ, कहीं मक्का खेत में गया तो खेती मैं ही कराता हूँ। तो यानी कि ये भी आपकी कर्मभूमि रही है? बिल्कुल कर्मभूमि रही है, हमारा ये भी कर्मभूमि है और पूरा भारतवर्ष हमारा कर्मभूमि है। ये जन्मभूमि से बड़ा तो कोई जगह नहीं है। तो मैं कर्मभूमि हुआ, जन्मभूमि, दोनों हमारा ये है। चलिए, एक सवाल का तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन जो यहाँ की वस्तु स्थिति है उस पर हमने सोचा कि 1 साल 2 सवाल हमने आपसे पूछ लिए कि यहाँ जो आपकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है, जो 10वीं की परीक्षा, जो 10वीं की शिक्षा दीक्षा है वो यहाँ से आपने प्राप्त की, ग्रेजुएशन तक आपने यहाँ पर पढ़ा है, यहाँ के लोगों के साथ आपने समय दिया है, लोगों के साथ आपने जिया है। तो लगता है कि आज जो लोग जी रहे हैं इस बड़हरा विधानसभा में, और जो लोग सरकार को अपना मत देते हैं, किसी भी पार्टी की मैं बात नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं उन विषय पर भी आऊँगा, तो लगता है कि उन लोगों के साथ धोखा हो रहा है, उन लोगों के साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये आप मानते हैं? मैं ये क्या है कि जब से चुनाव, विधानसभा जो कि जितने पॉलिटिकल लोग हैं जी, वो चुन के आते हैं और जितना उनको समझ में आता है वो अपना हिसाब से काम करते हैं। डिपेंड करता है कि वो कैसे, कितना समझ है उनको, कितने डेवलप्ड हैं, हाँ। कितना उनकी मानसिकता डेवलप्ड है। जी। तो जितना मैं देखता हूँ, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा, जितना उनके पास क्षमता है वो लोग कोशिश करता ही है, बट अगर उनके पास ज्ञान नहीं रहेगा, देश दुनिया नहीं देखे हैं कि अभी दुनिया टेक्नोलॉजी में चांद पर जा रही है। कौन लोग हैं वो जो नहीं देखे? मतलब जो अभी मान लेते हैं, जो आप बता रहे जनप्रतिनिधि, अगर उनको आइडिया नहीं है कि हमें और क्या क्या विकास होना चाहिए, क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में क्या क्या जरूरतें हैं, उनको बैठ के आकलन करना होगा, है ना। एक बैठ के मंथन करना होगा अपने लोगों के साथ, पदाधिकारियों के साथ, कि मैं कैसे, अच्छा भोजपुर हुआ, अच्छा बड़हरा हुआ, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? नौकरी की, पलायन की। हमारे यहाँ बच्चे दिन भर सुबह शाम फील्ड में दिखते हैं नौकरी पाने के लिए। उस मुद्दे पर आएंगे सर, लेकिन ये जो चीज़ें हैं उसकी जो चीज़ है लोगों के साथ जो छलावा, जो सवाल हमने पूछा, इसका जिम्मेवार आप जनप्रतिनिधि को मानते हैं? जनप्रतिनिधि को मैं कैसे बोलूँ, देखिए जनप्रतिनिधि को नहीं मानता मैं, उसके लिए जनता को मानता हूँ। अब जो जनप्रतिनिधि, अगर आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि हमारा काम नहीं किया, हाँ, एक बार नहीं किया, 5 साल नहीं किया, तो आप उसको बदलाव करेंगे ना। प्रजातंत्र क्या बना है, भैया ये नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि काम नहीं किया, इसको हम नहीं चुन के लाएंगे। फिर दूसरा बार लाए, फिर चुन लिए उसको, बट ठीक है भाई, दूसरा बार एक बार और मौका दे दीजिए, 10 साल हो गया। लेकिन 10 साल क्या, आप तो मौका बार बार दे रहे हैं। हाँ। एक ही आदमी को तो मौका बार बार मिलता है ना। आप देखिए, जो भी नाम क्या लूंगा, हाँ, जो भी हमारे भोजपुर में बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पूरे बिहार में, कि जो लगातार 6 बार 7 बार 8 बार से जीतते आ रहे हैं, क्षेत्र में वही हैं। जनता जहां है वही है और नेता भी वही है। पार्टियां बदलते रहती हैं, आदमी वही रह जाते हैं। लेकिन जनता का विकास नहीं, जनप्रतिनिधि का विकास हो जा रहा है। तो इसलिए हो रहा है कि जनता को परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है वाल्मीकि जी कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको बदलाव करेंगे ना। हमारे कंपनी में कोई नौकरी कर रहा है जी, अगर उसको दिया काम करने के लिए जी, और काम नहीं कर रहा है, तब बदलाव करेंगे ना, हटाएंगे ना उसको। आपका दायित्व है जी। तो जनता जो भी चुन के आते हैं, तो जनता किसको किस लिए चुनती है? हमारा काम करने के लिए, कि मैंने मत दिया है। हाँ। आपको आलिशान कोठी पटना में दिया है, दिल्ली में कोठी दिया है, हाँ। इसलिए कि आप हमारी बात सरकार के पास रखें और वहां से हमारा क्षेत्र में विकास का काम करें। यानी कि विकास के लिए बदलाव जरूरी है, ये बिल्कुल मानते हैं? बिल्कुल जरूरी है। आप, इंडिया ही ऐसे कंट्री है कि बच्चा जन्म 10 साल से लेकर के
90 साल तक का विधायक बन जाइए, मतलब 25 साल से लेके 90 साल विधायक बन जाइए, जीवित तक आपका पुतला भी तक विधायक बन सकता है। सांस चलना चाहिए। आप दूसरे मुल्कों में देख लीजिए, 2 बार चुनाव नहीं लड़ सकते आप। लेकिन यहाँ तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, तो वो चीज़ है। प्रजातंत्र में दिक्कत है। यहाँ पे विधायकी की नौकरी चाहिए, है ना। तो जब आप नौकरी, जनता आपको नौकर बना रहा है, नौकरी दे रहा है, तो जनता को क्या चाहिए कि नौकर ये काम ठीक नहीं कर रहा। भाई साहब, विधायक का मतलब हम चुन के भेज रहे हैं तो नौकरी करना है, पेंशन लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, वो तो पेंशन बात चल रहा है ना। हाँ, पेंशन बात चल रहा है। तो जनता को चाहिए कि ये काम सही नहीं कर रहे हैं, इनको हटाना है मुझे। हर 5 साल पर जनता को मौका मिलता है, सरकार देती है, संविधान देता है कि अगर सही काम नहीं कर रहे हैं तो जनता उसको चेंज कर सकती है। यानी कि बड़ारा के साथ साथ भोजपुर के जो लोग हैं वो जिस विकास को खोजते हैं, जिस विकास को ढूंढते हैं, जिस विकास की उम्मीद के साथ जनप्रतिनिधियों को अपना मत देकर विधानसभा में भेजने का काम करते हैं, तो बदलाव ही सिर्फ उनके पास एक विकल्प है जिससे विकास उन तक पहुंच पाएगा। नहीं, आपके वो सवाल का जवाब दिया मैंने, क्योंकि देखिए मैं किसी व्यक्ति से नहीं बोलूंगा आ रहा है, बढ़ा रहा है, कुछ भी ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, पूरे बिहार के बोलूंगा। अगर जनता को लगता है कि मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, देखिए विकास तो हुआ है ना। अभी आप जैसे भी क्षेत्र में घूमते हैं, सड़क बना हुआ है, बिजली चल रहा है, पानी हर जगह, नल जल योजनाएं बनी हैं, सरकार तो योजनाएं ले आ रही हैं, पंचायत भवन बन रहे हैं, बहुत कुछ बदला है। जहाँ बैलगाड़ी चल था अब मोटर कार चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, तो विकास तो हो रहे हैं। ये नहीं कहूँगा कि विकास नहीं हो रहा है। तो जनता को अगर लगता है कि ये मेरा काम नहीं हो रहा है, तो जनता को उसको चेंज करना चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए। विकास, अगर आप एक यहाँ के लोगों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जनता को मुख्य जो मुद्दे हैं, जो विकास चाहिए लोगों को, लगता है कि रोड चाहिए, इंफ्रा चाहिए, उससे लोगों का विकास हो पाएगा? नहीं। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। सड़क बहुत ज़रूरी है, बिजली भी बहुत ज़रूरत है। जनता को इसके अलावा ये भी सुविधाएं बहुत जरूरी है। ये प्राथमिक सुविधाएं हैं जो जरूरत है। सड़क चाहिए। अभी हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। पहले गांव-गांव में ट्रांसपोर्ट सिस्टम सरकार को होना चाहिए, बस उसकी व्यवस्था करे, स्टैंड बनाए, वो चाहिए। और सबसे पहले सरकार को सोचना चाहिए, चाहे सरकार हो या जनप्रतिनिधि हो, कि हमारे क्षेत्र में बेरोजगार लोग को रोजगार कैसे दें। दैट्स ए बिग इम्पोर्टेंट। क्योंकि पेट परिवार कैसे चलेगा, है ना, उसकी जुगाड़ करनी, उसकी व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी है। तो इस पर अगर जनता प्रति काम नहीं करेगा तो उसको, जनता को चाहिए भाई नया कुछ सोचना पड़ेगा। जिस मिट्टी में आप जन्मे, वहाँ के 30,000 लगभग युवा आज बेरोजगार हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। और एक उद्योगपति होने के नाते, क्योंकि आपका परिचय मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं, इसलिए नहीं, मैं अपने परिचय में खुद दे दूंगा। मैं, चूँकि बातचीत हो रही है, मेरा नाम अजय सिंह है, ग्राम बखोरापुर का रहने वाला हूँ। और मैं बखोरापुर से निकल करके पूरे भारतवर्ष में अपने व्यवसाय को बढ़ाया है। 1000 से लेकर 1000 करोड़ तक अपना व्यवसाय को बढ़ाया है। ईमानदारी पूर्वक किया है मैंने काम। और आज मेरा प्रयास रहता है कि अपने भोजपुर के लोगों को जितना मैं रोजगार दे पाऊँ अपने स्तर से, वो प्रयास करता हूँ। फर्स्ट प्राथमिकता में हमारा भोजपुर के लोग रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा रहा। और ये चीज़ें हम तो जानते थे, लेकिन हम आपके मुखार बिंदु से ये चीज़ें लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि लोग आपको जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज सबके हाथों में चल रहा है और सब लोग अजय सिंह को एक उद्योगपति के नाम से जानते हैं। लेकिन अब वो उद्योगपति एक पार्टी के एजेंडे के साथ एक पार्टी का दामन थाम चुके हैं, यानी कि बीजेपी से आप जुड़े हुए व्यक्ति अब हो चुके हैं उद्योगपति के साथ साथ। देखिए, मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ, चूँकि आज के दौर में क्या है स्थितियाँ, मैं संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं एक स्वयंसेवक हूँ। पहले बताऊँ मैं आपको, मैं 89 से स्वयंसेवक रहा। अच्छा। 89 से 1989 जब मैं आरा पढ़ता था तो वहाँ मैं शाखा जाया करता था बीर कुंवर सिंह पार्क में, रमना मैदान में। और लगातार 4 साल शाखाओं से जुड़ा। उसके बाद अपना जीवन हमारा फिर बेरोजगारी की आलम, घर की भूख, पेट की जलन, बाबूजी का डांट, ये पूरा देश भ्रमण कराया। जिंदगी को सिखाया जिंदगी जीते कैसे हैं। हम ठोकर खा खा के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। यानी
ठोकर खाकर जब इंसान संभलता है और चलता है तो वो अजय सिंह बनता है। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति छोटी जगह व्यवसाय कुछ करता है तो उसकी कितनी बड़ी परेशानियां आती हैं। तो मैं तो ऐसा व्यक्ति रहा हूं कि मैंने व्यवसाय अपना झारखंड के नक्सल के गढ़ में, महाराष्ट्र के वो मराठी भाषाओं के बीच में, दिल्ली के लैविश ज़िंदगी में, और अलग अलग जगहों पर जाके अकेला बंदा, जहाँ ना कोई जान ना पहचान, और अपने बिजनेस को खड़ा करना। आप तो कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कि ये भाई हम पटना का लाना है, कोई बा का, हाँ, प्रयास खोजते ना। अब उस जगह पर जहाँ मेरा कोई जान पहचान है, वहाँ अपने साम्राज्य को खड़ा करना कितना कठिन और कितनी ठोकरें मिलती होंगी और कितना तिरस्कार मिलता होगा। ये एक बहुत, ये लोग नहीं समझते। आज लोग देखता है कि उद्योगपति हो गए, कैसे समझते हैं कि उद्योगपति, और उसमें तो बहुत पैसा वाला है, कहाँ से पैसा, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष और समय का किसी नहीं देख रहा ना। वो संघर्ष, वो मेहनत, और लोग सोचता है कि क्षणिक भर में बन जाऊं। क्षणिक का चीज नहीं है ये। अजय सिंह का 25 साल का तपस्या है, मेहनत है, वो झेलना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ईमानदारी। 25 साल की तपस्या है। और अजय सिंह की कामयाबी। तो लगता है कि बड़हरा के जो लोग हैं वो अजय सिंह बनने में कहाँ चूक कर रहे हैं? नहीं, चूक नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन से ही ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि हर घर में लोग अजय सिंह बनना चाहते हैं। यही मैं बताना चाहता हूँ। और मैं आपके साथ बैठा हूँ, अगर लोग आप देखेंगे तो उन्हें बात समझना होगा कि अजय सिंह बनना हो, चाहे मोदी जी बनना हो, एक दिन का चीज नहीं है। अंबानी बनना हो, एक दिन का चीज नहीं है। आपको पता होगा मुकेश अंबानी के पिताजी धीरू अंबानी पेट्रोल पंप में नोजल मैन का काम करते थे। ये तो सबको पता है। लेकिन वहां से लेकर के आज देश का सबसे अमीर आदमी बनना, कितना संघर्ष किए होंगे, कितना मेहनत किए होंगे, कितना लगा होगा। गौतम अदानी के बारे में आज देखते हैं कि उद्योगपति हो गया। गौतम अदानी अपने जीवन में स्कूटर से चलते थे, है ना, मेहनत के बदौलत, ईमानदारी। और चूंकि उन्होंने नहीं देखा कि मेरा घर द्वार परिवार, मेरे को आप देखते हैं लोग कि आप रोज फ्लाइट में रहते हैं, मेरी परिवार है ना, आप अपने परिवार के साथ घर में सोते हैं, लेकिन मैं दिन भर में 2 राज्य का चक्कर लगाता हूँ, 3 राज्य का चक्कर लगाता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा काम है। क्योंकि मुझे कुछ एम है। आज हमारे पास 3000 लोग नौकरी करते हैं। हाँ, 3000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है आपने। उसमें 80% भोजपुर के हैं। 80% बढ़ा है, कितने प्रतिशत हैं लोग? अब मतलब बढ़ारा भी उसमें बहुत होंगे। अब बढ़ारा का मैं नहीं देखा, लेकिन भोजपुर का अब होते बड़े। फिर भी हमारा भोजपुर हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। तो आपने कहीं देखा होगा, मैं बढ़ारा कहीं डिस्कस नहीं करता, मैं भोजपुर बोलता हूँ। मैं भोजपुरी हूँ, भोजपुर का व्यक्ति हूँ, तो मेरा भोजपुर का मेरा फोकस रहता है। और मैं चूँकि एक कहीं टारगेट करना पड़ा, देश को मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब भोजपुर के लोग हमारे यहाँ 80% काम करते हैं। हमारे गाँव के कम से 20 लोग होंगे, बुखोरापुर के होंगे जी, एकवना के होंगे, रामपुर के हैं, आपका लक्ष्मीपुर के हैं, सिन्हा के हैं। मतलब कि आप जब ढूंढने जाएंगे तो हर जगह मिलेंगे। मेरे को तो ऐसे, तो हमारा प्रयास रहता है। एक अजय सिंह ने इतने लोगों को रोजगार दिया। अगर 1000 अजय सिंह अगर आ जाए इस तरीके से तो लोगों को तो रोजगार मिलेगा ना सर, जैसा आप बता रहे हैं। अजय सिंह आज जो बने, आज जो बीज रोपा जाएगा तो 20 साल बाद वो बीज पेड़ बनेगा, ठीक है ना। तो पहले बीज बोना है। मैं अभी क्या प्रयास कर रहा हूं, वही बीज बोने का। लोग समझे, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है, मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत के अलावा कोई विकल्प नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी आप टिकाऊ बन सकते हैं। नींव आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो आप एक दायरे में आके खत्म हो जाएंगे। मैंने जिंदगी में जब आगे बढ़ना चालू किया तो जीवन में मैंने कुछ उसूल बनाए, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। मुझे शिक्षा मिली थी, और कॉलेज पढ़ाई में नहीं मिली थी, हमारे पिताजी का ज्ञान और हमारा संघ का ज्ञान। जब शाखा जाते हैं ना, मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि आप अपने क्षेत्र में शाखा में ज्वाइन करें। वहाँ आपको आपके संस्कार को सिखाया जाता है, आपके जीवन को जीने का तरीका सिखाया जाता है। तो वहाँ से जो संस्कार भरा गया, आज संस्कार वो मुझे दिखता है। तो लगता है कि यहाँ जो लोगों को संस्कार मिल रहे हैं, उस संस्कार में और उस संस्कार में अंतर है, बहुत अंतर है। अभी क्या है कि आपको तो स्टार्टिंग संस्कार तो घर से मिला होंगे ना सर? बिल्कुल मिला। हमारी माँ, हमारे सबसे बड़े गुरु हमारी माँ है, हमारे पिताजी हैं जी।
है ना। सबसे बड़ी पहला हमने जब जन्म लिया तो क्या बोला, माँ। और मेरे जीवन का सबसे अच्छी दोस्त कोई है तो मेरी माँ है। लोग कहता है ना कि माँ को के साथ वीडियो डालते हैं, ये क्यों डालता हूं मैं? सबसे अच्छी दोस्त मेरी माँ है। माँ को मेरे से कुछ नहीं चाहिए जी। सारी दुनिया स्वार्थी है, कुछ ना कुछ लाभ उनको चाहिए, किसी ना किसी के नाराज हो जाएंगे। यानी कि मानते हैं कि वक्त की परछाएं बदल जाए, लेकिन माँ की ममता नहीं बदलती। माँ हमेशा कहती है बेटा खाना खाए, बेटा ये करिए। बाकी लोग को पैसा चाहिए, माँ निकाल के देती है कि नहीं बेटा ये खाना खा लेना। तो ये माँ की ममता है, और माँ से अच्छा कोई दोस्त नहीं, ये समझने की जरूरत है आज के दौर में। और आज के समय में लोग माँ को तिरस्कार कर रहा है, इसलिए ओल्ड एज होम खुलते जा रहे हैं। मानते हैं आप इसको? बिल्कुल। कितनी दुख की बात है, जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ के लिए आपको समय नहीं है। आप ओल्ड एज में डाल रहे हैं अपने पिताजी को, माँ को। आप तो ये सीख इस समाज को बताना है। हमने माँ के साथ, क्योंकि मेरा सबसे खुशी पल माँ के साथ बीतता है। माँ भी खुश रहती है। आप छेड़ दिए हैं इस विषय को, माँ शब्द, क्योंकि माँ में पूरा दुनिया, ब्रह्मांड माना जाता है कि माँ है तो सब कुछ है। बिल्कुल। हम सवाल पर आना चाहते थे, लेकिन उसके पहले आप माँ शब्द का जिक्र, चर्चा आपने कर दिया। लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या आपकी निजी ज़िंदगी में माँ की प्राथमिकता, और जैसा बता रहे कि माँ से बड़ा आज तक आपके जीवन में कोई व्यक्ति नहीं रहा है। तो जो माँ है, इतना प्यार, इतना अपनापन, और आज की जो युवा पीढ़ी, आज के जो लोग हैं, आज माँ का तिरस्कार कर रहे हैं। इसके पीछे क्या चीज़ें हैं जो आज हमारे समाज को माँ से दूर कर रही हैं सर? माँ से दूर करने के पीछे आपका जो नई माँ आ रही है ना घर में, जी, यानी कि उनकी पत्नियां, उन्हें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और सबसे प्रथम जी, जब शादी करके हम नए अपनी पत्नी को लाते हैं घर, देखिए कोई भी बच्चा अपनी माँ से नफरत नहीं करता, कोई नहीं सर, लेकिन उसको प्रेरित किया जाता है ना। सही बात। तो कैसे होता है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप शादी करके आते हैं ना, तो आप घर आएंगे और पत्नी अगर पहली बार घर आती है तो आपको पत्नी को बताना होगा कि हमारी माँ है और इनको आदर करो, सत्कार करो, और आपको ये माँ को पैर छू के प्रणाम दिल से करना है, सत्कार करना है। जब आप करेंगे तो ही आपकी पत्नी करेगी। अगर आते ही माँ को आप डांट दीजिएगा, माँ चलो ना उधर थोड़ा सा आइल बा, उसी पत्नी समझ जाएगी कि माँ के लिए कितना इनका रिस्पेक्ट है। तो मतलब कि ये चीज़ है समाज में होनी चाहिए, ये चीज़, ये बदलाव होनी चाहिए। हमें बताना होगा। कोई पत्नियां दूसरे घर से आती है ना तो बिल्कुल नई होती हैं, एकदम नया, उसमें कुछ आपके बारे में जानकारी नहीं है। आप घर में जैसे रखिएगा, कुम्हार का ढांचा है ना, तो उसमें ढांचा में आप ढालिए। पत्नी को पत्नी का दर्जा देना है, माँ का दर्जा देना है, और माँ का सम्मान। तो ये चीज़ें करने से ओल्ड एज होम कम हो पाएंगे? ये जो बिल्कुल होंगे। जब हमारी घर की गृहणियाँ, जो हमारी पत्नियाँ लोगों की, ये समझ जाएंगी कि यही हमारी माँ हैं, जो हमारे पति को खुश रखती हैं, पति को जीवन दिए हैं, इन्हीं से उत्पत्ति है, तो स्वाभाविक है कि ये नौबत नहीं आएगा। माँ को पतों से कुछ नहीं चाहिए ना, जो चाहिए तो बेटा से चाहिए, प्यार चाहिए, चाहे जो भी है। तो ये जीवन है। चलिए इस मुद्दे से हम लोग हटते हैं, क्योंकि माहौल गमगीन हो गया, और इस मुद्दे से हटकर और आगे बढ़ते हैं। कई सवाल, बहुत बातें सारे सवाल आएंगी, हैं, क्योंकि सामाजिक व्यक्ति हूं मैं, तो आता है जी। और इसलिए, और आपके साथ ये सवाल इसलिए जुड़ता है क्योंकि आप लगातार माँ के साथ दिखाई देते हैं। सोशल माँ मीडिया के साथ, प्लेटफॉर्म भाई पे माँ के के साथ खाते हुए, माँ के साथ नाचते हुए, माँ के साथ गाते हुए, माँ के साथ प्यार करते हुए, और हर जो पल, वो लम्हा है, वो माँ के साथ आप गुजारते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए वो चीज़ें बनती है कि जो समाज में आज के दौर में चल रही है, उसको कैसे जो है बदला जा सकता है। जो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं उसको कैसे बंद किया जा सकता है, वो चीज़ें आपने अच्छी बातें बताई। अब आते हैं इस राजनीतिक यथास्थितिवाद पर जो बिहार में चल रहे हैं, और बिहार के साथ साथ पूरे भारत में चल रहे हैं। और बिहार और केंद्र दोनों में एनडीए की सरकार है, और एनडीए के साथ आपका लगाव है, और बीजेपी के साथ आप जुड़े हुए नेता हैं। हमेशा बीजेपी के कार्यक्रम में, और क्योंकि बीजेपी के नेता हैं तो बीजेपी के साथ दिखाई ही दीजिएगा, बिहार हो या दिल्ली हो या फिर कहीं भी हो। लेकिन
सर इस बार जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया और जो बिहार की स्थिति है उसमें रिपोर्ट में दिखाई गई कि बिहार जो है आज हमारा इतना पीछे जा रहा है, वो साक्षरता का बात करें या प्रति व्यक्ति आय की बात करें या फिर जिस क्षेत्र की अगर हम बात करें, बिहार आज के दौर में हमारा पीछे चलता जा रहा है। इसका कारण किसको मानते हैं आप? क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है और बिहार में भी आपकी सरकार है। इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है जी, बिहार की जो जनसंख्या है ना जी, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले तो हमें जनसंख्या पे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। जी, आप देखेंगे कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो अपना, उनको पता है कि मुझे 2 या 3 बच्चे ही पालने हैं, है ना, जिसे मैं ठीक से रख पाऊँ। कुछ लोग इसी अभियान में लगे हुए हैं। ये उम्मीद मुझे नहीं थी सर, ये जवाब आप दीजिएगा। लेकिन देखिए सरकार में ये सब मैं काटना चाहता हूँ, रोकना चाहता हूँ, इसलिए कि लोग मुद्दा जब विकास की आती है तो एनडीए के बीजेपी वाले ये प्रजनन पे सवाल प्रश्न करने लगते हैं। फिर प्रजनन नहीं कर रहा मैं, एक मिनट, विकास की बात, हमारी विकास आपने बोला ना कि हम दर कम हुआ है, हमारा आर्थिक आय कम हुई, यही ना मामला हुआ। नीति आयोग में जब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो सारी गणना में आएंगे ना, कमाने वाले कम होंगे और खाने वाले ज्यादा होंगे, तो क्या होगा? यही होगा। हाँ, इसीलिए आज तीसरा स्थान पे बिहार। क्यों है? वही बात कर रहा हूं मैं कि कमाने वाले कम हैं और खाने वाले ज्यादा हैं, तो हमें और सब आश्रित हो गए हैं। तो बिहार रोजगार ज्यादा क्यों नहीं दे देती है? हाँ, इस मुद्दा पे मैं अक्सर बात करता हूँ। देखिए गवर्नमेंट ने प्रयास चालू किया, उसी का मैं नतीजा एक फल दिख रहा हूँ आपको। बिहार सरकार ने ही प्रयास किया कि बिहार में उद्योग लगाइए। हाँ। आज के समय में बिहार से अच्छा उद्योग लगाने का जगह कोई नहीं है पूरे भारतवर्ष में, मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं बहुत हैप्पी हूँ और मैंने 2021 से आज 3 साल हो गया, चौथा साल घुसने वाला। 2021 सितंबर से मैंने यहाँ पे प्लांट लगाने के लिए अपना विचार किया और लगातार इंडस्ट्री के क्षेत्र के अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग पैसा कमाने का जरिया होता है। तो आपको रोजगार कहाँ मिलता है? रोजगार आती है इंडस्ट्री से, परमानेंट रोजगार। जहाँ फैक्ट्री, आप बोलते हैं झारखंड में, पूना में, तो पूना में क्या है? टाटा की फैक्ट्री है। पूना तो बहुत दूर चलेगा सर, झारखंड नहीं बगल का राज्य। झारखंड में क्या है? टाटा की फैक्ट्री है। बोकारो सेल में स्टील प्लांट लगा है। झारखंड में एचईसी एक स्टील प्लांट लगा। तो एक जो प्लांट लगता है ना स्टील प्लांट, तो अगल बगल में बहुत सारे ओईएम बनते हैं। तो इंडस्ट्रिया होती है, वहां पे रोजगार मिलता है। चूंकि वो फैक्ट्री लगती है ना, 1-2 के लिए लगती है, वो सालों साल के लिए लगती है, वो पक्का रोजगार होता है ना। अभी बिहार में आपने क्या सोच लिया कि बालू ही एक उद्योग है, तो बालू रोजगार है? नहीं है। आपको आज ठेका मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, तो है ना। ये रोजगार के श्रेणी में नहीं आता। रोजगार के श्रेणी में आता है उद्योग, इंडस्ट्रीज। तो बिहार सरकार का फोकस इस पे पहले कम था और बीच में जो 20 साल का गैप रहा वो बहुत ज़्यादा गैप हुआ। और जो भी फैक्ट्री इंडस्ट्री कौन लगाते हैं? हमारे यहाँ बहुत अच्छे स्किल पावर है। और ये भी नहीं कहूँगा कि बिहार के उद्योगपति कम हैं। आज देख लीजिए बहुत बड़े बड़े अनिल अग्रवाल जी, मेदांता ग्रुप के मालिक, आपके 150 में आते हैं। अनिल अग्रवाल जी मुजफ्फरपुर रहने वाले हैं। एलकम ग्रुप है कंपनी, जहानाबाद के हैं, मुंबई में इतनी बड़ी दवा कंपनी, जो कि 110 में आते हैं, वो 100वां में आते हैं, 100वां स्थान में बिहार के ही हैं। तो आप इन्वेस्टर मीट में भी जाते हैं सर, हर जगह जो उद्योगपतियों की जो मीटिंग होते हैं उसमें भी आप जाते हैं, तो बिहार को लेकर क्या चर्चाएं होती है सर? क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे व्यवसायी दोस्त हैं, देखिए मैं बहुत प्रयास करता हूँ। जब मैंने बिहार में उद्योग लगाया तो और लोगों को प्रेरित भी किया। तकलीफ़ें यहाँ हैं, नहीं कह सकता कि नहीं, चूँकि मानसिकता, चूँकि उन्होंने फैक्ट्री देखा नहीं, लोग इतना निगेटिव में जा चुके हैं कि कहीं पर 4 गो ईंटा जोड़ने का काम लगाना है तो 4 आदमी आ जाएंगे, ईंटा हम बेचेंगे, बालू हमसे लीजिए, दूसरा से ले लीजिएगा। तो एक भाषा, ऐंठन वो है, जैसे 10-20 जैसे लग जाएंगे ना, ऐंठन खत्म हो जाएगा। क्योंकि इतना रोजगार हो जाएगा, इतने सप्लाई क्या मिलने, क्या बेचैन हो जाएंगे। आज हो रहा है। हम जब शुरू में 2005 के पहले वाला जो स्थिति है वो अभी वर्तमान में है सर? देखिए 2005 से पहले तो चूंकि मुझे उतना ज्ञान नहीं था जब मैं क्या था यहाँ पे, है ना। तो हम जब 89 में यहाँ से निकले और चीज़ें हैं, 2005 से पहले लालू जी की शासन थी ना जी।
तो उस समय वही का दंश आज भी झेल रहा है बिहार। मतलब उसी का दंश आज क्या हुआ उस दौर में, ऐसी सी घटनाएं घटी कि बिहार में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए कतराने लगा। एक अच्छे गाड़ी का शोरूम तक नहीं आते थे। 5 स्टार होटल तो छोड़ दीजिए, होटल छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडस्ट्री जो होते हैं उनको सुविधाएं चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी चाहिए। आपको दौर याद होगा जब साल तो याद नहीं है, किसी की शादी थी, किसी नेता के पुत्र की पुत्री शादी थी, पूरे पटना के शोरूम से गाड़ी उठवा लिया गया, पूरा फर्नीचर उठवा लिया गया, पूरे होटल बोला कि सारा होटल वही लोग रहेंगे। तो समझिए कि ये आज भी मैं मर्सिडीज से चलता हूँ भाई। अब कभी कभी मैंने पूछा, एक मित्र का ही है, भुवनेश्वर के रहने वाले हैं, उनका जमशेदपुर में शोरूम है, कि आप पटना में क्यों शोरूम खोल रहे हैं? BMW वाले को बोला, पुलक है हमारा रांची में, पटना में खोलो ना भैया, पटना में तो नहीं खोल सकते हम लोग, कंपनी तैयार नहीं है। पटना में फॉर्च्यूनर से ऊपर कोई गाड़ी नहीं है, नहीं बिकती। इसी डर से कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा और ऐसा दौर आ गया कि आपको शोरूम से गाड़ी उठा लेगा। ये डर, कोई व्यक्ति को 2% भी माइंड में 1% भी ग्लिच रहा तो क्यों बिजनेस करेगा? पूरा देश खाली है ना उसके लिए। तो इसलिए लोग मूव कर ये छवि जो बन गया था 20 साल तक, पिछले जो 15 साल को जो छवि थी, अपहरण, आप जिस एयरपोर्ट से बाहर निकलिएगा उठा लिए जाएंगे, ये था ना। तो एक छाया बन जाता है। तो ये छाया मुंबई में, दिल्ली में, जो यहाँ से बाहर रह रहे हैं उनकी छाया बन गया, और वो छाया बहुत दिन तक रहा। अभी वो इंडस्ट्री नहीं लगी तो मैंने दंश झेला है। बक्सर में फैक्ट्री पे लगा रहा था तो सैकड़ों धमकी आती थी मुझे, ईंटा हमें से लेना होगा, गीटे हमें से लेना होगा, तो कोई दूसरा गिरा देगा, फैक्ट्री लग जाएगा आपका, लगन नहीं देंगे। एक से एक धमकी हमने देखा है चीज़, लेकिन फिर भी हमने सब कुछ कंट्रोल करते हुए। आप कभी मेरे बक्सर जाएंगे तो मेरी जो इंडस्ट्री में एरिया में 700 एकड़ के लैंड में देखा है, एक भी इंडस्ट्री नहीं थी, एक भी इंडस्ट्री। पहला फैक्ट्री मैंने लगाया उसमें। उस सरकार की 30 साल से ज़मीन थी कि वहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार बहुत दबावने बात करती थी, लेकिन कोई तैयार नहीं था। पहला इंडस्ट्री मैंने वहाँ हिम्मत करके लगाया। आज देखिए, मैं ही लगाया। उसके बाद मैंने दोस्तों को प्रेरित करके, सब लोग मेरे पास आते फीडबैक के लिए। हमारे जयपुरिया जी हैं जो पेप्सी के फैक्ट्री लगा रहे हैं, लदानी जी हैं जो कोको कोला का फैक्ट्री लगा रहे हैं, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ वहाँ लग रही हैं। तो आप काफ़ी लोग को प्रेरित वहाँ ला रहे हैं। आज देखिएगा 2 साल के बाद बक्सर अलग दिखेगा, नवानगर शहर दिखेगा। मतलब सारे लोग नवानगर में ही आ रहे हैं, क्योंकि सारे लोग नहीं आ रहे हैं, मतलब कि हम माहौल क्रिएट किए। बक्सर जिला है ना, जहाँ पे बियाड़ा की ज़मीन है, तो गवर्नमेंट ने ज़मीन सेल किया हम लोग को। तो वो ज़मीन तो कम पैसे में नहीं है। आपका जो ज़मीन आप जो गांव में बिकता है उससे महंगा ज़मीन है वो। उस महंगे रेट में आप लोग हाँ, हमने 62 लाख 65 लाख रुपये कर लिया है सरकार से। तो सस्ता थोड़ी है। और वो सामने में लेता ना, अगर कोई 10 बीघा 5 बीघा 2 बीघा दे रहा है तो कम भाव में ही है, लेकिन चूंकि इकट्ठा नहीं हो पाता तो हम लोग गवर्नमेंट से लैंड लेते हैं। हैं। तो ये जितनी जो आपके मित्र हैं, जो आपके सखा बंधु हैं, ये लोग भी मतलब बक्सर में अब लोगों को लग रहा है कि हम बिहार में अपने उद्योग को स्थापित। मेरे पास फीडबैक के लिए आया लगाने से पहले कि भैया लगाएं, बहुत दिक्कत, डर लग रहा है, मना कर रहा लो। हमने कहा हम है ना, हमने यहाँ से सारा भूत प्रेत भगा दिया है, यहाँ झाड़ फूक हो गया है, आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, फिर मेरा चालू हो गया। तो चूंकि मैं लोकल था तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। आज नवानगर के एरिया में 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो ज़्यादा। ये तो प्राइवेट निजीकरण हो रहा है। नहीं, प्राइवेट निजीकरण नहीं है। निजीकरण क्या है? निजीकरण नहीं है। हम फैक्ट्री लगा, टाटा क्या है? प्राइवेट है ना, वहाँ जो करते हैं लोग ना। तो हम इंडस्ट्री लगाते हैं, टाटा है चाहे बिरला है, जो सीमेंट प्लांट्स हैं, प्राइवेट ही है ना। हाँ, प्राइवेट ही है। तो हम प्राइवेट का यहाँ मतलब नहीं है। आपको नौकरी चाहिए। एक सिपाही को तनख्वाह कितना मिलता है? 50,000 रुपये। हाँ, 50,000 30,000 सैलरी पे स्टार्ट होता है। मेरी कंपनी में एक में तनख्वाह 2.5 लाख मिलता है। ऐसे भी लोग काम करते हैं। तो उतना वेल क्वालिफाइड चाहिए ना सर। वही तो बात कर रहा हूँ मैं। 50,000 40,000 तो टेक्नीशियन को मिलता है मेरे यहाँ। उतने तो क्या है ना कि आज के दौर में वो दौर खत्म हो गया जी। आज हमारे यहाँ भी कोई नौकरी करता है तो उसको पीएफ मिलता है, ये से मिलता है। जब रिटायरमेंट होता है तो उसको पैसे मिलते हैं। चूंकि पीएफ कटता है ना, तो पीएफ जमा रहता है, वही पैसे मिलता है। सरकार का रिटायरमेंट क्या मिलता है?
पीएफ ही मिलता है, हाँ, तो वो भी कटता है तो वो पैसा मिलता है लोगों को। हमारा ही मिलता है। तो आज वो दौर खत्म हो गया। मतलब आज जो उद्योगपति हैं वो बिहार में सेफ महसूस कर रहे हैं आने के लिए। लग रहा अब उनको कि अब हम बिहार जाएंगे तो वो 2005 देखिए, अभी ये नहीं कहूंगा कि सबको लग रहा है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि उनको समझा के यहाँ ले आऊं। उसमें से 100 को समझाते हैं तो 5 तैयार होते हैं, तो सर अब 95 तैयार नहीं होते हैं कि मैं बिहार में इंडस्ट्री तो लगाऊंगा। क्या बदलाव तो सर अभी तो है ना, धीमे गति से 5% हुआ ना। 5% तो हुआ, लेकिन अभी आप आज के समय में क्या है कि आप जाएंगे, सूरत जाएंगे तो इंडस्ट्री दिख रही है। हर जगह। नोएडा में कोई इंडस्ट्री थी, आप इंडस्ट्री दिख रही है। आप हर जगह इंडस्ट्री देखिए, क्या होता है डेवलपमेंट जब विकास चलने लगता है। अब जिससे 5% भरोसा चालू हुआ, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, है ना। अब लोग काफ़ी आ रहे हैं, अदानी की फैक्ट्री लग रही है यहाँ पे, सीमेंट प्लांट्स लग रहे हैं, स्टील प्लांट्स लगेंगे। अरे मैं नहीं, एक फैक्ट्री से 6ठा फैक्ट्री लगा रहा हूँ मैं, 6 फैक्ट्री हो रही है मेरी बिहार में। हाँ, चलिए, 6ठा। ये मुझे जानकारी नहीं थी, मतलब कि बताऊँ मैं आपको कि मैंने फैक्ट्री एक पहले इथेनॉल लगाया, वो चालू हो गया, 1 साल हो गया, मैंने सेलिब्रेशन भी कर दिया 1 साल का उसका। उसके बाद मेरा अभी इसी महीना अप्रैल महीना में मेरा CO2 का प्लांट चालू होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 का प्लांट मेरा प्रोडक्शन में आ जाएगा। पर डे हम जो है 50 टन CO2 में मार्केट में बेचूंगा। प्लांट में कहीं और नहीं, उसी प्लांट के बगल में प्लांट लगता है ना। अच्छा, प्लांट के मतलब कि उसी प्लांट में ही लगते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल आता है ना उसका। हम जो रॉ मटेरियल फेंकते थे उसको कलेक्ट करके मैं बनाऊंगा CO2, ड्राई आइस बोलते हैं उसको। डस्ट वगैरह जो निकलते थे, डस्ट नहीं, एयर पोल्यूशन, एयर से जाता है। एयर में वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे को मिल जाते हैं ना, तो हम हवा में प्लांट से उड़ाते हैं, तो उसको मैं ले करके फिर उसको ड्राई आइस फॉर्म में बनाते हैं। वो फिशरीज में इस्तेमाल होता है, ड्राई आइस बहुत जो इस्तेमाल होता है, जो कोको कोला पियेंगे, पेप्सी पियेंगे, उस सब को इस्तेमाल करें। मेरे प्लांट के चलते ये लोग आया, पेप्सी कोको कोला इसलिए आया कि मुझे यहाँ पर CO2 मिलेगा। आप पेप्सी कोक पीते हैं, जिससे जो ठंडा महसूस करता है वो हमारा CO2 ही है, जो ठंडा होता है, वो ड्राई आइस फॉर्म में होता है, वही ठंडा करता है। नहीं तो चीनी शरबत है। तो लगता है कि जो आपने सपना देखा बिहार के लिए और जो चीज़ें आपके जीवन में उस दौर में गुजरी, जिस दौर में आप हंसुआ लेके खेतों में जब काटने जाते थे, और आज 2025 में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं 2025 में, तो वो चीज़ें जो डेवलपमेंट ऑफ स्पीड होनी चाहिए बिहार में, वो नहीं है वहाँ पर। गति थोड़ी धीमी रही है, क्योंकि अभी आज की डेट में चूंकि पूरा हर जगह डेवलप हो गया, बिहार में थोड़ा कम रहा है। अभी पहले देखिए आवागमन की साधन नहीं थी। आपको बक्सर से या आरा से पटना जाने में बाई रोड 4 घंटा लगता था, 3 घंटा लगता था। अब रोड बन रहा है, आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे। बन रहा है ना, डेवलपमेंट है ना। आप पहले दिल्ली जाने के लिए सोचते थे तो 24 घंटे लगेगा बाई रोड, आज 12 घंटा दिल्ली जाते हैं ना, बाई रोड चले जाते हैं। ट्रेन में टिकट ना मिले, गाड़ी है, चल दो भाई दिल्ली चल चलते हैं। तो ये विकास ही तो है, गति शक्ति है ना। तो विकास डेवलपमेंट है, नहीं है। लेकिन सर एक सवाल यहाँ रोकते हैं, इसलिए हम आपको, विकास की गति है जो आप जो बोल रहे हैं, हम उससे मान रहे हैं, हम या बिहार के या जो लोग देख रहे हैं वो इनकार नहीं कर सकते इन चीज़ों को। लेकिन आप चूंकि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो ये तो संज्ञा हम देंगे ही आपके कि बीजेपी के जितने नेता से जब हमारी मुलाकात, जब हमारी बातें होती हैं, या और भी मीडिया पे जब हम इंटरव्यू देखते हैं, तो रोड और सड़कों की बात करते हैं, लेकिन बात शिक्षा में सर नहीं हो पाती है। जो 2.5 लाख का महीने की आप बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा तभी तो 2.5 लाख तक सैलरी पा सकेंगे ना हमारे बिहार के लोग। सर देखिए क्या हुआ है, इस बारे में बताऊंगा, बहुत सी बात, मैं भी इससे ग्रसित हूँ जी। इससे हमें सबसे पहले हम गार्जियनों को बदलना होगा। इसका भी दोस्त मैं वो 20 साल के दूंगा। और जो लालू जी के काल था ना RJD का, मैं जो पढ़ाई किया था, जहाँ पर बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा था। मैं कहाँ पढ़ा हूँ? गांव के मिडिल स्कूल में बोरा नीचे बिछा के पढ़ते थे हम लोग, ले जाके चट के बोले थे। और स्कूल में भी वहाँ बिराहीपुर में बेंच था, तो हम वहाँ से पढ़ के आए। एकदम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन था है नहीं। कैसे नहीं है? क्या हुआ, जो 20 साल का जो काल आया, उस समय सरकार ने क्या फोकस किया कि ये स्कूल बंद करो, चरवाहा विद्यालय चालू करो, भैंस चराना सिखाओ, है ना।
अब लालू जी कहने लगे, हम तो मानना पड़ेगा ना कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अपने विपक्ष के लोगों की जो बात नहीं, मैं सच बात कर रहा हूँ। देखिए विपक्ष, आप भी मैं राजनीतिक बात, देखिए आप बीजेपी का, चूंकि मैं संघ का रहा हूँ तो, और हिंदुत्व के मुद्दे पे मैं काम करता हूँ, चूंकि मुझे बहुत डर सताता है उस दिन से कि जिस दिन हमारे देश में फिर से औरंग की तरफ बढ़ जाएंगे, जो औरंगजेब फिर आ जाएंगे और उनकी वंशज बढ़ रहे हैं जिस तरह से क्रिश्चियन बढ़ रहे हैं, उस दिन का डर लगता है। तो मैं अपने एक समाज को सेव करने के लिए, हिंदुत्व को जागृत करने के लिए मैं काम करता हूँ। चलिए, यानी कि आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब आपके समय में जो विद्यालय के जिस चरवाहा विद्यालय के, मैं पक्ष विपक्ष की बिल्कुल बात नहीं, आप अपने पिताजी से घर में बात करके देखिए, मेरे छोड़ दीजिए ना, किसी से बात कर लीजिए कि भाई वो दौर क्या था। स्कूलें बंद हुई और चरवाहा विद्यालय चालू हुआ, वो 20 साल में लोगों को सरकारी स्कूल से भरोसा उठ गया, टूट गया, वो कड़ी टूट गया, कड़ी। नहीं तो मैं पढ़ता था, वही पुस्तक मेरा छोटा भाई पढ़ता था, और वही पुस्तक उससे छोटा भाई पढ़ता था। ये हमारे पिताजी हमें पता ना कभी कभी। बिल्कुल। तो अभी वो कड़ी टूट गई, वो कड़ी कहाँ चली गई? अब हमारे सरकारी स्कूल से व्यवस्था छूट गया, हम चले गए प्राइवेट में। भाई हमें शिक्षा यहाँ ठीक नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें अब चरवाहा तो बनना नहीं है, नहीं तो हायर एजुकेशन लेनी है, हमें तो अच्छी शिक्षा चाहिए। उसी समय पनपे प्राइवेट स्कूल्स। ये कब, किस साल की बात होगी सर? ये अब समझिए कि हमें लगता है कि हम तो 92-95 तक पढ़े, तो प्राइवेट स्कूल नहीं देखा हमने जी। 92-95 प्राइवेट स्कूल नहीं देखा हमने। अब उसके बाद सब प्राइवेट आने लगे। देखिए मैंने तो प्राइवेट का मुंह देखा ही नहीं भाई साहब, मैंने प्राइवेट स्कूल में तो मैं गया ही नहीं ना, तो मैं तो जानता ही नहीं। हाँ, मेरे जब बच्चे आए तो चूंकि सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखी, भाई यहाँ तो चरवाहा विद्यालय है, यहाँ शिक्षक गायब है ना, सब स्कूल में चरवाहा गायब का तो लालू जी का उदाहरण था। हम तो भैंसिया पर आगे से चढ़ीला, तो वहां सिखाया जा रहा है कि भैंस पर कैसे चढ़ते हैं, कैसे दूध दूते। तो वो कड़ी टूट गई, अब उस कड़ी को फिर जोड़ना है। आज के दौर में जितने बिहार में सरकारी स्कूल हैं, एक बार ट्रस्ट करके लोग देखें, गर्जीवन अपने बच्चों को भेजें। अब जी, आपके हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं स्कूल में, सारी व्यवस्थाएं स्कूल में हैं, लेकिन कमी किसी का है? छात्रों का। हमसे स्कूल के लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप अपील करिए कि यहाँ पे छात्र आए, गर्जीवन आए। ये भरोसा कैसे होगा गर्जीवन को? ये हमें दिलाना पड़े। वही बोल रहा हूँ, समस्या यही है, समस्या जड़ यहाँ है। हमारा जो विश्वास खो गया है ना, वो कड़ी टूट गई है, बोले ना, वो कड़ी टूट गई है। जो हमारा बड़ा भाई पढ़ता था, मैं वहां पढ़ता था, वो कड़ी टूट सी गई है। अभी में कड़ी कैसे जुड़ेगी, ये हमें सोचना है कि हम, चूंकि मैं उतना शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत काम करती है, मैं आपको सच बात कहा, जो स्थितियां हैं, हमें भरोसा जितना होगा। मैं स्कूल में, बिराहपुर स्कूल में मैं मैच कराया था, तो वहाँ के प्राध्यापक थे, टीचर्स थे, और सब बीपीएससी क्वालिफाइड हैं। जहाँ बच्चे को प्राइवेट में पढ़ाते हैं आप, वहाँ शिक्षक जो है ना, जिसको सरकारी नौकरी नहीं हुई, वही वहाँ शिक्षक हैं। जो पढ़ने में कमज़ोर थे वही शिक्षक हैं, और जो पढ़ लिख के नौकरी हासिल सरकारी में, वो एजुकेटेड थे, जो सरकारी नौकरी पा पाए। और वहाँ, लेकिन आप वहाँ नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और उनके भी टीचर के बच्चे वहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि माहौल क्या होता है, सब यहाँ हम भेड़ हैं, ये भेड़ों की झुंड है। एक भेड़ चलेगा तो सब चलेगा, सब चलेगा। ये भेड़ की तरह लोग काम कर रहे हैं, अपना ज्ञान कोई चला नहीं रहा है। मेरी माने तो लोगों को फिर से अपने गांवों में, अपने स्कूलों में भरोसा करना चाहिए, अपने बच्चे को वहां भेजना चाहिए शिक्षा के लिए, तभी जाके फिर से वो दौड़ लौटेगा। यानी कि तब जाकर बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, बिल्कुल होगी, गर्जीवन के जहन में जाएगा। बिल्कुल। तो प्राइवेट स्कूल तो हमें ठग रहे हैं। आप जितना सुंदर से हिंदी लिख के लाए हैं, आज के बच्चों से बोली लिख के दिखा दे, हिंदी पेपर पढ़ के दिखा दे, इंग्लिश बन गए इंग्लिश। उसको बोलने के लिए भी हिंदी में इंग्लिश में लिख के देना पड़ेगा। सही बात है। ये हमारा शिक्षा का स्तर गिरा है प्राइवेट स्कूलों में, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। तो यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसको जानते हैं कि अब जो गार्जियन है उन तक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। बिहार सरकार को इस तरफ काम करना चाहिए, सरकार को कैंप करनी चाहिए, घर घर जाना चाहिए, गार्जियनों को समझाना चाहिए, बातें करनी चाहिए, तब जाकर और शिक्षा हमारा नींव है, बच्चे का नींव है। अब करप्शन भी वही से शुरू होता है, वाल्मीकि जी। जी सर।
जाहिर सी बात है। जिस दिन हम गर्जीवन अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में डोनेशन देते हैं कि भैया ये अच्छा स्कूल है, नाम से बिक रहे हैं, है ना, नाम से बिक रहे हैं, हमको 20 रुपये लीजिए, एडमिशन बिठवा कर ले लीजिए। तो अब आप करप्शन कर रहे हैं, तो आपके ब्लड में करप्शन घुस गया उसी दिन से, तब बचपन से ही करप्शन में जी रहे हैं आप। तो ये नींव ठीक करने की जरूरत है। यानी कि जो हमारे गार्जियन हैं उनको कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा, इसके लिए सरकार को कैंप करना होगा। चलिए, शिक्षा की बातें थी, अब हम आगे बढ़ते हैं। उद्योग की भी बातें हमने आपसे की, उद्योग को लेकर जिस तरीके से आपने कहा कि जो डेवलपमेंट ऑफ स्पीड हो रही है इंफ्रा को लेकर, जो उद्योग को लेकर, रोजगार को लेकर, वो 5% सुधार हुआ है, वृद्धियाँ हुई है, लेकिन इस और भी वृद्धियाँ तेज होनी चाहिए थी। लेकिन सर, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ कर खास करके भोजपुर के, क्योंकि भोजपुर भाषा को लेकर मुख्य भाषा बिहार की जो है भोजपुरी को नया दर्जा दिया जाए, ये आप हमेशा मांग उठाते रहे हैं। तो इसको क्यों नहीं सुना जाता, इसको सर क्यों नकारती है सरकार? सर अब किस बात की देरी है? नहीं, देखिए, सरकार नकारती नहीं है, ये हमारी मातृभाषा है। अब चूंकि सरकार को करनी चाहिए, हम भी मांग करते हैं हमारी भोजपुरी भाषा में पढ़ाई हो, है ना, अब बोलचाल की भाषा बने और उसकी पढ़ाई की जाए, है ना। हम जाते हैं महाराष्ट्र में, दूसरे से राज्यों में, तो भाषाएं, उसी भाषा में पढ़ाई की जाती हैं। तो सबसे पहले तो सरकारी व्यवस्थाओं में ठीक करना पड़ेगा। अभी कोर्ट से शुरू करिए। आज भी आपके कोर्ट में प्रैक्टिस होता है कौन सी में? इंग्लिश में। हिंदी में भी नहीं होता ज़्यादा, और ड्राफ्ट इंग्लिश में होता है ना। ठीक है, जनरली, मतलब कि मैं हर जगह नहीं कहूँगा, बारे में तो जानकारी है नहीं सर, क्योंकि मैं तो मतलब 90% हमें 90% तो हमें अपने पहले ज़रूरत है कि हमें अपने लोगों को समझाना जी, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के, भाषा को लेकर के, कि हमारी मातृभाषा है, इसे पढ़ना चाहिए, और सरकार इसको सिलेबस में लाए और उसी तरह से पढ़ाई हो, जिला में काम हो। आदत कैसे लगेगा? आदत तो लगानी पड़ेगी ना कि हमें आवेदन लिखना है डीएम साहब को कि डीएम साहब प्रणाम, भोजपुरी में लिखना होगा, और कीवर्ड भी भोजपुरी में बन जाएगा, है ना। तो सरकार को इस पर काम करनी होगी। हम मांग करते हैं आप लोगों से कि हमारी भोजपुरी भाषा को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए और लागू किया जाए। आपके काफ़ी करीबी मित्र हैं, बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता भी हैं और मंत्री भी रहे हैं, शाहनवाज हुसैन जी, जो एक माननीय व्यक्ति हैं और राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है उनकी, और खास करके बीजेपी में। तो लगता है कि उनके साथ जब आप बैठते होंगे सर, और जो आप सोचते हैं कि भोजपुरी भाषा को बिहार की मातृभाषा जो है उसे घोषित करनी चाहिए, उसको दर्जा मिलना चाहिए, तो ये सर उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं? जब बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं, इस बात पर चर्चा करते हैं, तो क्या प्रतिक्रियाएं क्या आती है सर? देखिए, पहले तो बताऊं, मैं शाहनवाज जी से हमारी दोस्ती नहीं है। हमारी क्या है कि जब वो इंडस्ट्री मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने बिहार के लिए अच्छा काम किया था। तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे बाहर में ना, तो वो अपने प्रयास से हम लोग को लुभान्वित करके यहाँ ले आए थे। वो सक्सेस थे। उन्होंने कोशिश किया था कि मुंबई से, दिल्ली से, बड़े जहाँ जहाँ लोग काम करते थे वहाँ से उनको कैसे यहाँ लाऊं, टर्न आउट कराऊं कि आप बिहार में आइए, आप बिहार में जो लगाइए, सिग्नल सिस्टम है। तो उस समय से मेरी उनसे जान पहचान, मैं उनसे प्रभावित हुआ। क्यों? कि पहला दिन ही मिला, कोई जान पहचान नहीं था हमारा, कोई पैरवी नहीं था। मैं कोई पैरवी चबर नहीं है, मैं पैरवी वाला व्यक्ति नहीं हूँ। किसी से बात करना डायरेक्ट करता हूँ, मैं किसी कहवा के कहीं नहीं जाता। शाहनवाज जी से भी मेरा ऐसा रिश्ता नहीं, चूँकि रिश्ते जुड़ते हैं। तो मैं चूँकि उनकी प्रशंसक इसलिए रहता हूँ कि इंडस्ट्री की जब इंडस्ट्री बने वो, तो मैं उनके पहला बार ही मिला और फर्स्ट स्टेप में ही बिना जान पहचान का उन्होंने मुझे जीत लिया। तुरंत उन्होंने कॉल लगाया अपने सेक्रेटरी को, अजय सिंह हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं यहाँ पर, इनको तुरंत एक दिन में सारा परमिशन दीजिए। अपने फ़ोन से फ़ोन लगाए, उन्होंने सेक्रेटरी नंबर दिया और तुरंत अपना आदमी स्टाफ अपने पीएस को भेजा कि इनको लेके जाइए सचिवालय और मिलवाइए। और 2 दिन में मुझे पूरी परमिशन मिल गई, एक पैसा घूस नहीं लगा। तो ऐसी छवि उन्होंने बनाया, तो इसके चलते मैं उनका प्रशंसक बन गया। दैट्स ए पॉइंट। लोग समझता है, लोग अलग अलग कड़ी जोड़ता है कि ये दोस्त हैं, वो हिंदू हैं, मुस्लिम। ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में हर तरह के लोग हैं। हमारे देश में अब्दुल कलाम भी थे, है ना।
उसमें शहनवाज हुसैन भी हैं। तो शहनवाज हुसैन ने बिहार में वो छवि बनाई थी, जिसके चलते हम बहुत उनकी प्रशंसा करते हैं। हमारी उनकी कहाँ तुलना है, वो इतने बड़े मंत्री, हम उनके दोस्त कैसे हो सकते हैं। बस समझिए, उनका अलग लेवल है। वो उनका अटल बिहारी वाजपेयी के नवरत्नों में से एक थे। 9 मंत्री थे उनके रत्न, उनमें से एक हुआ करते थे। तो कुछ ना कुछ तो उसमें खासियत थी, तभी हुआ करते थे। सर मित्रता है तो कृष्णा और सुदामा की भी तो थी। नहीं बात कर, हमारे तो दोस्त की बात लोग कहता है ना कि दोस्त हैं। अरे बहुत गलत लोग कमेंट करता है ना, गलतफहमी में रहते हैं। फैक्ट्री लगाए शहनवाज जी का पैसा होगा। अरे भाई साहब, कैसे जोड़ते हैं लोग, कैसे सोचता है। आज तो स्थिति ये है कि मैं आपसे हंस से बतिया लूंगा, अच्छा वाल्मीकि जी का जैसे कुछ दिले हुई हैं, नहीं चलते होता। ये आज क्या परिप्रेक्ष्य में बातें होने लगती है। हंस के बात करना भी बात सही है। ये कमेंट थे, हम पूछना चाह रहे थे लेकिन आपने खुद बता दिया। बोल रहे हैं कि ये जो है लोगों की ऐसी बातें हो गई हैं कि पूछिए मत। आप किसी हंस से बात नहीं कर सकते। आप जाइए आरा के डीएम से बात करके बुला लीजिए, अच्छा डीएम बुलाया था, कुछ लगता है पैर आया होगा। मतलब तुरंत आप, मतलब हम अपनी बातें करने के लिए कहीं जाने की जरूरत तो नहीं, हम अधिकार है जनता का किसी से बात कर सकते हैं, है ना। तो उस नाते हमारी दोस्ती है। और चूंकि वो अच्छे व्यक्ति हैं, मैं प्रशंसा उन्हीं का नहीं, नीतीश जी से मिला, मैं देखिए प्रशंसा कितना किया। इज गुड मैन। नीतीश जी ऐसा आदमी मैं पहली बार में मिला और मैं फैन हो गया उनका। गर्जीवन पिता तुल्य, जो बाहर बातें करते हैं ना, मैं सब बात को नकारता हूं। वो बंदा रिस्पेक्ट, मैं उनके बैठा हूं, मैं मिलने गया, बैठा हूं 10 मिनट ही बैठा, 10 मिनट में बेटा चाय पिलाते हैं, खाना कुछ खिलाइए, दूध पिलाओ। ये माँ पिताजी पूछते हैं भाई साहब। जो संस्कार मैंने देखा, लोग अलग अलग कमेंट करते हैं कि कभी जनगण में तो कभी इसमें उसमें। अरे भाई ये सब क्या है। आदमी को दिन भर में 20 जगह जनगणना में जाना है, आपको एक जगह जाना है, और उनको दिन वही काम है। फुल डे, यहां प्रोग्राम, वहां प्रोग्राम, वहां प्रोग्राम, प्रोग्राम होता है ना। आप फिक्स कर दीजिए ना कि दिन हमें महीना में एक ही दिन राष्ट्रगान होना है। अब कोई प्रोग्राम में राष्ट्रगान चालू हो जाता है और बोलेगा तो हम उसी में लोग उंगली कर रहे तो लोग आपको भी ट्रोल करने लगेंगे ये देखने। नहीं कर, मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं। मैं सच बात कर रहा हूं। कहने का मतलब है कि ये मैं चूंकि एक एज, और आप एक एज के बाद, अब वो इस एज तक यहाँ आप उनकी देखेंगे वीडियो, उनकी पुरानी वीडियो देखता हूँ, दहाड़ने वाले नीतीश कुमार थे। तो नीतीश जी मतलब बहुत ही अच्छे व्यक्तियों में से एक हैं। और बहुत गलत गलत ट्रोल करते हैं लोग, गलत गलत चीज़ें, मतलब अलग अलग देखता हूँ मैंने। आप मिले तो आपके मन में जो ट्रोलर की जो चीज़ें थी आपके मन में, वो दूर हो बिल्कुल दूर हो गई। अच्छा बताइए, लोग कहा उनकी शालीनता, अगर उन्हें मुझे 3 बार चाय के लिए पूछ लिया, इसमें खराबी है क्या? नहीं खराबी है ना? तो लोग बोलेंगे कि कहीं आप पलटी तो नहीं मार दीजिएगा जेडीयू में जाकर। देखिए, राजनीति और इस तरह की बात वो सोचते हैं कि जिनके दिमाग में इसके अलावा कुछ चलता ही नहीं है। हमारा विषय नहीं है, हमारा राजनीति कोई विषय नहीं है। देखिए, मैं जन सेवा करने आया हूं, मैं जन सेवा कर रहा हूं, है ना। हाँ, ये तो दिख रहा है ना, मैं जन सेवा करता हूं। अब मैंने कहीं कहा है कि मुझे राजनीति करना है? अगर जनता कहेगी और जनता मजबूर करेगी, नहीं आपको हमको चुन के सदन भेजना है मेरी बात उठाने के लिए, मुझे जाना पड़ेगा। क्योंकि जनता के लिए मैंने अपने आप को जनता के लिए रखा है। तो जनता तो वैसे लोगों को ही चुनती है ना, कि जो लोगों के बीच में खड़े रहे 24/7 लोगों के। अगर जनता मुझे चुनेगी तो मैं जनता की सेवा करने के लिए खड़ा हूं। और मैं साबित करूंगा कि अगर 5 साल में साबित अगर मुझे नहीं कर पाया, मुझे हटा दीजिए आप, मैं खुद ही हट जाऊं। अगर मैं नहीं कर पाया तो हट जाऊंगा। देखिए, जनप्रतिनिधि के कुछ काम हैं, तो चीजें हैं, वो करनी पड़ती हैं, जो नहीं करता। तो आप मानते हैं कि जो अभी जो चीज़ें आप कर रहे हैं समाज में और यहाँ के लोगों के बीच में, वो दायरे आपको कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन है कि इसके बाहर मैं एक रहता, या सदन में रहता, या फिर मैं उस जगह पर रहता तो लोगों के लिए और भी कुछ बेटर। मैं बताऊं उदाहरण, मेरे पास बैठे हैं, बहुत सारा फोन आ ही रहा है जी, सैकड़ों कॉल आते हैं रोज कि यहाँ पैरवी कर दीजिए, थोड़ा बोल दीजिए, हॉस्पिटल में बोल दीजिए, पटना एम्स में बोल दीजिए, बहुत एडमिशन नहीं हो रहा है, आईजी में से बोल दीजिए, थोड़ा सा सीईओ साहब का बोल दीजिए। कहाँ के कॉल्स आते हैं ये? भोजपुर से आते हैं, भोजपुर से, पूरे भोजपुर से आते हैं, हर जगह से आते हैं।
थोड़ा थाना प्रभारी को बोल दिया, डीएसपी से बड़ा तंग कर रहे हैं, एसपी से तो बोल दिया डायरेक्ट आप कॉल उठाते ही आपके पीए? नहीं, मेरे पास आते हैं कॉल जी। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं। अगर जो जिससे कॉल नहीं लगा तो हमारे पीए लोग, हमारे स्टाफ है, उनके पास कॉल आता है, फिर हमसे बात कराते हैं लोग। अब समझिए अब उनकी व्यवस्था क्या है। अच्छा, मेरे पास मैं कैसे लोगों को पैरवी करूं? जहां जहां मेरा पर्सनल जान पहचान है वहां तक तो मैं करता हूं। जिस हॉस्पिटल से अपने पीआर के बदौलत वहां के अधिकारियों से जान पहचान कर लिया, तो मैं कह सकता हूं। जिससे मेरा परिचय नहीं है उसको मैं किस हैसियत से फ़ोन करूं? बहुत दिक्कत होती है। वो हैसियत आप मांग रहे हैं पब्लिक से, जनता से? जी, वो हैसियत आप देनी मुझे पड़ेगी। वो हैसियत दीजिए ताकि मैं लोगों से कनेक्ट हो सकूं, मैं अधिकारियों को कह सकूं, उनसे बता सकूं कि जनता क्या समस्या है, वो हैसियत से। अच्छा बताइए, मैं फ़ोन करूं भोजपुर के डीएम साहब को कि जनता का रसीद नहीं कट रहा है, किसान का पैसा नहीं मिल रहा है, बहुत 10 समस्याएं हैं, है ना। कॉल करूं कि मैं अजय सिंह बोल रहा हूं, फलाना कंपनी का सीएमडी हूं, अब बहुत पैसा वाला हूं, एक काम जनता कर दीजिए, ये तो शोभा देगा? पर्चे है ये? नहीं। अब मेरा पर्चे तो ही ना है अभी, अभी तो यही है। ठीक है। हाँ। तो इस पर्चे से मैं पैरवी कर सकता हूं क्या? लगता है ना। तो जनता को, यानी कि ये चीजें अंदर से कचोटती है आपको। जी, अभी कचोटती जो है। चीजें चल रही हैं जो समाज में, और मैं इस परिचय के साथ अगर किसी को कॉल करूं, कैसे करूं? कैसे करूं? मेरे को अगर वो सामने से रिप्लाई दे दिया तो आप कौन है, आप किस मुंह के रह जाएंगे? मैं पलट के मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत खुददार आदमी हूं। तो ये दिक्कतें मुझे फेस करना, जहां मेरा पर्सनल जान पहचान होता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो भी कुछ होता है मैं खुद से मेरे पास आर्थिक मदद मैं कर देता हूं, मैं किसी को बोलने नहीं जाता। बाढ़ आया था, लंगर लगाने थे, कंबल तिरपाल बांटने थे, खाना बांटने थे, मैं लंगर लगाओ। हाँ, बाढ़ वाले वो वीडियो हम, मेरे सवाल थे। नहीं, बहुत सारे चीजें मैंने कराया। यहां तक कि जब मैंने लंगर लगाया तो सरकार की व्यवस्थाएं लंगर लगाने होती है, वो लोग बंद कर दिया कि अजय सिंह का चल रहा है। हाँ, ये चीजें सुनने में आई थी। तो वो मैं कर सकता हूं, मुझे किसी पूछा नहीं है, मैं कर सकता हूं। तो जो चीज मेरे हक अधिकार क्षेत्र में कर लेता हूं। यानी कि अब चाहते हैं कि अगर अजय सिंह किसी को फोन करे तो उनका एक अपना व्यक्तित्व होना चाहिए, जनता का व्यक्तित्व होना चाहिए, ताकि वो बता सके हम इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होकर के आप फोन करेंगे ना, तो आपकी एक स्टेटस होता है सामाजिक के लिए। मैं अपने अजय सिंह अपने घर के लिए फोन करेंगे ना, तो बात करने का अधिकार है मेरा कि मेरे घर में समस्या है, मेरे फैक्ट्री में समस्या है, मैं कह सकता हूँ। लेकिन जब सार्वजनिक के लिए, किसी आम पब्लिक के लिए पैरवी करना है, सार्वजनिक बात करनी है, तो उसके लिए मुझे अधिकार जनता को देना होगा, लाइसेंस देना होगा। यानी कि आप अपने क्षेत्र में होंगे, बॉलीवुड का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो, तो उसमें तो आप किसी चीज के मोहताज नहीं है, मोहताज नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, मेरे पास किसी को नौकरी चाहिए होता है, मैं लगाता हूँ ना। अब है क्या कि यहाँ बेरोजगारी है 30,000, अब मैं नौकरी दे सकता हूँ 500, तो कहाँ से मैं दे दूंगा? जी, संभव नहीं है ना। नहीं, ये तो पॉसिबिलिटी तो है नहीं है ना। लेकिन सर एक सवाल, जब रोजगार की जब बात होने लगती है और आप एक उद्योगपति हैं और यही रहा भी है और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, तो करीब 7 विधानसभा हैं इस आरा लोकसभा के अंतर्गत। आपके क्षेत्र, आपका जो जन्मभूमि है बड़हरा विधानसभा, यहाँ से 30,000 लगभग बेरोजगारी है, जगदीशपुर में 20,000 के आसपास बेरोजगारी है, संदेश में भी 30,000 के आसपास बेरोजगार लोग हैं। ऐसे टोटल जब आंकड़े मैं कैलकुलेट कर रहा था तो 2 लाख के लमसम 3 लाख के आसपास में लोग बेरोजगार हैं। ये डाटे बढ़ भी सकते हैं, ये मेरे पर्सनल डाटे हो सकते हैं। तो इतने जो लोग हैं बेरोजगार हैं, तो इतने लोगों तक रोजगार पहुंचाने के लिए अजय सिंह क्या कुछ सोचा आपने सर कि ऐसे लोगों को रोजगार आप कैसे दे पाइएगा सर? क्योंकि ये सवाल हम इसलिए, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये पूछेगा जरूर, क्योंकि वो एक उद्योगपति। मैं क्या बोल रहा हूँ, उद्योगपति, देखिए हम उद्योगपति के नाते हम रोजगार इतने लोग को नहीं दे सकते, क्योंकि हम कारण नहीं, क्या होता है ना, 2 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए मुझे ना कितनी बड़ी इंडस्ट्री लगानी, वो समझ लीजिए, है ना। मैं कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं हूँ, है ना। मैं 500 करोड़ 1000 करोड़ की फैक्ट्री लगाता हूँ, जहाँ एक फैक्ट्री में किसी में 500, किसी में 200, किसी में 400 लोग काम कर सकते हैं, 10,000 20,000 तक लोग हमारे से जुड़ सकते हैं, लाखों लोग को नौकरी नहीं दे सकता मैं। वो काम सरकार का होता है, उसके लिए बड़े बड़े चीज़ें चलती हैं, है ना, बड़े उद्योग लगते हैं। अच्छा, सरकारी महकमा बहालियाँ होती है। देखिए, मैं प्रयास करता हूँ, अभी हमारे यहाँ लड़के हमसे कनेक्ट रहते हैं, अभी बहालियाँ सरकार की हो रही हैं, तो कोई लड़का शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको चाहिए होता है। कोई स्पोर्ट, हमारे यहाँ लोग फौज में जाते हैं, अभी फौज में, सिपाही में, होमगार्ड बहाली हो रहा है,
तो लगातार क्षेत्र से लड़कों को कॉल आता है और सब लोगों को क्या क्या चाहिए मैं मुहैया कराता हूँ स्पोर्ट्स के सामान। अभी मैं कम से कम 50 जंपिंग गद्दे अभी मैं दिया, अभी पहले दिया था, फिर अभी लड़के लोग मांगे 4 दिया, अभी फिर 12 गद्दे की लिस्ट है। भैया हमको भी चाहिए, हम लोग भी तैयारी करना, हमको फौज में जाना है हम लोगों को। तो अब मैं उन लोगों को उस समय मुहैया कराता हूँ कि तुम अपनी तैयारी करो और तुम फौज में बहाल हो जाओ, सिपाही बनो, दरोगा बनो। तो उसके लिए मैं आर्थिक मदद करता हूँ। खेल जगत में लड़कों को जरूरत पड़ता है, मैं उनको मदद करता हूँ। तो प्रयास मैं करता हूँ। हाँ, इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी जितना मैं लगा पाऊंगा। अगर अभी अभी फैक्ट्रियाँ मेरे बिहटा में लग रही है फ्लावर मिल, तो उसमें कितने लोग काम करेंगे? 100 लोग, 100-150 लोग काम करेंगे। तो 100 आदमी होंगे वहाँ नौकरी में। हमारे भोजपुर से ही होंगे, मान लिया 2-4 बाहर से हो सकते हैं, जो टेक्निकल होते हैं बाहर से आते हैं। अभी मेरा राइस मिल लग रहा है बक्सर में, बड़ा 16 टन का, उसमें 100-150 लोग काम करेंगे। एक एडिबल वाल का प्लांट लग रहा है, उसमें भी 200 लोग काम करेंगे। तो ये सब देखिएगा तो मिला के हम 1000-2000 लोग को नौकरी ऐसे दे सकते हैं। हमारी और भी कंपनियां इसमें काम करते हैं। अभी एक मोतिहारी में फैक्ट्री लगा रहा हूँ, वहाँ भी एक अलग टाइप का हमने फैक्ट्री का प्लान योजना बनाया है, उसके काम हमने लगवाया है। वहाँ लैंड था, मैंने लिया था पहले, तो वहाँ भी लगा। तो हम अपना स्तर से, जब भगवान श्री राम श्रीलंका जा रहे थे ना, पुल बनाना था, तो गिलहरी ने भी एक भूमिका निभाई थी, एक पत्थर वो भी डालती थी। तो मैं बिहार में एक गिलहरी की भूमिका निभा रहा हूँ कि अगर मैं 2-4, अगर इस पूरे बिहार में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या करोड़ों या 14 करोड़ की आबादी है, अगर 14 करोड़ में अगर 20 करोड़ मतलब कि 5 करोड़ बेरोजगार हैं, तो उसमें अगर मैं 5000 लोगों को बेरोजगार दे पाया, तो मेरी गिलहरी की भूमिका मेरा रहता है और है भी। हाँ, वही है। चलिए, ये मेरा सोच है। ये युवाओं को लेकर आपने अच्छी बातें कही और ये प्रयास भी बहुत अच्छा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरीके के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शुरू स्टार्टिंग पीरियड में जिस किसान की बात आपने कही, आप किसान, आपने खुद खेती की है, उस किसानों के लिए सर आप क्या सोचते हैं? अब मैं बताता हूँ किसानों के बारे में। आज के समय में सबसे बड़ा उद्योग किसानी है, खेती है। आपको खेती उद्योग की तरह करना होगा। लग्गी से घास चरने से नहीं होगा कि खेती में क्या होगा, नहीं। आप ही से खेत लेकर के मालगुजारी पे लोग सब्जी लगाता है और फायदा कमाता को मालगुजारी भी देता है। किसानों को रेट नहीं मिल पाता है ना। बता रहा हूँ ना, आज किसान, देखिए मैंने जो फैक्ट्री लगाई, ये किसान के लिए बहुत बड़ा चीज़ लेके आया। क्या? मक्का। एक एक चक्कर आएंगे ना, हर चीज़ में नहीं आगे बढ़ सकते। हम जब से एथेनॉल के प्लांट लगाए, मक्का का पहले प्राइस था 12 रुपया किलो, कोई पूछता नहीं था। आज मक्का का प्राइस है 23 रुपया। किससे हुआ? इंडस्ट्री लगने से हुई। आज मक्का से इथेनॉल बन रहा है। तो मक्का का प्राइस बढ़ के कहाँ से कहाँ चला गया। तो चावल, जो खुदी चावल था, आप भी चावल के बेल्ट से आते हैं, हाँ। कैसे बिकता था पहले खुदी चावल? सर बहुत 15 रुपया 10 रुपया ऐसा केजी भी चावल बिकता था ना। हाँ। आज जानते हैं 26 रुपये से कोई खुदी चावल नहीं बेचता। अच्छा, खुदी चावल सर जी, खुदी चावल 26 रुपया बिकता है, ब्रोकन राइस जिसको बोलते हैं। जबकि अभी वर्तमान का जो अच्छा चावल है वो 26-30 में बिकता है हम लोग की तरफ में। नहीं, अभी नहीं बिक रहा है, अभी नहीं मिल रहा है। अभी तो आपको कोई भी राइस चावल किसानों की आय बढ़ी है। अभी इसमें क्या है कि अभी धान पैडी बेचते हैं लोग, किसान 23 रुपया 22 रुपये से पैडी कहाँ बेच रहे हैं? क्योंकि क्या होती है, जब जब चीज़ें बढ़ती हैं, इंडस्ट्रियाँ आती है ना। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं थी, अब फूड इंडस्ट्री। बिहार में क्या है कि बिहार में बहुत बड़ा स्कोप है फूड इंडस्ट्रीज का। फूड, चूँकि ये किसान की धरती है और ज़मीन बहुत उपजाऊ है। यहाँ किसान अगर काम करे ना, तो सर किसान अच्छा काम करे। अपनी फसलों की उपज बढ़ाएगा कैसे? सरकार कर क्या रही है? नहरों की स्थिति वही है, बदहाली स्थिति में, ट्यूबवेल नहीं, पानी नहीं पहुंच पा रहा है, बिजली से ये इसकी मांग करनी है, इसकी व्यवस्थाएं करनी है। अब इसकी जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए कि उसको मुहैया, उसको साधन मुहैया कराए, वहाँ तक नहर की व्यवस्था करे। अब गंगा जी का पानी यहाँ से बह के बांग्लादेश जा रहा है, हम यहाँ रोक करके पानी दे सकते हैं। सोन से पानी बराज से पहुँच रहा है ना, पहुँच ही रहा कुछ एरिया में, तो हमें गांव-गांव में नहर पहुँचाने की जरूरत है। प्रतिनिधि जिम्मेवार है, बिल्कुल है। चलिए, अच्छी बात है। ये आपने बोला कि ये बाढ़, आप जहाँ बैठे हैं ये बाढ़ क्षेत्र है। तो आज तक एक बांध तैयार नहीं हुआ। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, हम उस मुद्दे पर आ रहे हैं। बाढ़ वाले मुद्दे पे हम आ रहे हैं, क्योंकि ये क्षेत्र रहा है बाढ़ में, और बाढ़ में जिस तरीके से आपने काम किया है और बाढ़ का इलाका रहा है। चलिए, जब बाढ़ की आपने बात छेड़ दी तो बाढ़ वाले मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। गंगा के कटाव की समस्या जो है
1969 ईस्वी में आपके क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी सर। ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है, जो कि सोहरा, त्रिभुवानी, मझौली, हेतमपुर, खवासपुर, महुली घाट, पदमनिया, केवटिया, नीरपुर, ज्ञानपुर, समरिया, नथमपुर, 7 गाँव वाला जो नेकनाम टोला जो है तबाह हो गए। 50,000 परिवार सर विलुप्त हो गए। गांव विलुप्त हो गए, गांव खत्म हो गया। गांव खत्म हो गया सर। आपने उसको करीब से देखा है सर, बिल्कुल अपने देखा क्षेत्र है, में। बिल्कुल देखा है। लेकिन आज जो परिस्थितियां, जो 7 बार से विधायक रहे हैं, जिस समय जब चुनाव हुआ था पहली बार अंबिका शरण सिंह यहाँ पर विधायक बने थे, और आज की 2025 की जो स्थिति है बड़ारा विधानसभा की, जितनी उदासीनता का शिकार है सर, उसका जिम्मेवार किसको आप मानते हैं सर? जनप्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधि को। वो बात नहीं उठा पाए संघ से, और फिर उस वो लोग जा करके इस बात में सरकार के पास पुरजोर आवाज नहीं उठाया, सदन ने बात नहीं करी, उसके पीछे लगना पड़ता है। तो इसी को लेकर एक कमेंट हमारे पास आ गया, भोजपुरी न्यूज के पास कमेंट आ गए कि जिस जनप्रतिनिधि को आप जिम्मेवार मानते हैं, एक तरफ उस जनप्रतिनिधि को आप गर्जीवन कैसे मान सकते हैं? एक मिनट, क्या होता है गर्जीवन के बारे में बात करेंगे तो हम किसी भी सीनियर को जी सर, हम अभिभावक कहते हैं, ठीक है ना। हम किसी को अपशब्द की भाषा का प्रयोग नहीं करते, हम मान सम्मान आदर करते हैं, सभी का आदर करते हैं। तो हमें अगर किसी को निमंत्रण देने जाना है तो अभिभावक नहीं कहना तो क्या कहना है? उम्र के लिहाज से शिष्टाचार, हमारे यहाँ शिष्टाचार की भाषा होती है। यानी कि ये जो गार्जियन है उम्र के हिसाब से, तो बिल्कुल है ना, में नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलिए ये स्पष्ट हो गया। लोग बिल्कुल देखिए, पूछा था एक मिनट, अच्छा मैं आप कहीं भी देखेंगे, मैं किसी का डालता हूँ, किसी का पोस्ट डालता हूं मैं, तो हमारे गार्जियन, हमारा ये भाषा है। हम हमारे उम्र से ऊपर के लोगों को मैं गार्जियन ही कहता हूं कि हमारे अभिभावक हैं। अब मैं क्या कहूं, फलाना आदमी नाम रख के संबोधन करूं, अच्छा नहीं लगेगा, हमें कोई लगाना पड़ेगा। तो वो माननीय है तो हमें संबोधन करना है अभिभावक करके। और हम देखिए, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, जो भी जनप्रतिनिधि बने हैं अपने अपने कालों में उन्होंने अपने अपने हिसाब से काम किया, अपना काम किया, जितना जितना जिसकी बुद्धि विवेक अपना काम किया। आप अगर मुझे चुनते हैं तो मुझे समझ में आया वो काम करूंगा, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में काम होना चाहिए उस क्षेत्र में काम करूंगा। समझिए, हाँ, समझ रहे हैं। एक क्लियर फंडा है, उनको समझ में जो आता है वो काम करते हैं। हमको जो समझ में, हमें क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए वो मुझे दिमाग पर घूमता है। आपने देखा होगा, मैं लंदन जाता हूं, थेम्स नदी के ऊपर खड़ा होता हूं। अब मुझे वहां से जब मैं थेम्स नदी नहीं दिखती, मुझे दिखती है भोजपुर, कि हमारा गंगा नदी भी वैसी होती, और हमारा आरा गांगी से जो नदी बह के गंगा जी मिलती है, क्या वो थेम्स बदल नहीं सकता था? हम उसे बना दें। लेकिन आज विलुप्त होने के कगार पे सर। कहने का मतलब ये सोच है, ये सोच रही बात, सोच की बात है। ये मान लेते हैं हम उसको मेरिन ड्राइव में कन्वर्ट करके गहरा करके हम एक और आवागमन के साधन बना सकते हैं। हम आरा से बोट से पटना जा सकते हैं, बक्सर जा सकते हैं, बनारस जा सकते हैं। मैं लंदन में स्टीमर से चलता था, वहां 4 तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे। बस से जाइए, बस वहीं पे स्टैंड पे आपको बोटिंग से जाइए, एकदम उसी स्पीड में, 150 की स्पीड में, हर जगह पूरे सर बन। तो ये आपकी सोच है। आपको जगह जगह हर गांव में कृषि क्रय केंद्र खोलनी चाहिए, किसानों का फसल को अच्छे मूल्य पे खरीदना। आज मुझे किसानों से खरीदना है, ठीक है। आज किसानों से अनाज खरीदना है, किसान कहाँ बेचने जाएगा, बनिया घूमता है। तो गांव-गांव में क्रय केंद्र खोलनी चाहिए किसानों के लिए। जी, एक जगह बनना चाहिए, किसान यहाँ पे सामान बेच सके, यहाँ स्टोर हो सके, यहाँ से जाए। कोल्ड स्टोरेज खोलने चाहिए, हम आज आलू उपजाएं तो साल भर के महंगे दाम में बेच पाएं। लेकिन सरकार इस और काम नहीं कर रही। ये सरकार नहीं, ये काम जनप्रतिनिधि का है कि हम करा पाएं। बात समझिए, समझ रहे हैं, बातों को समझ, ये होना चाहिए। खूबी जो चीजें चल रही है समाज में, हाँ, तो हमें पहले समझना होगा कि हमें क्या क्या करना है। चलिए, ये तो चीज़ें समझ में आ गई कि जो बाढ़ आते हैं और जो बाढ़ की जो परिस्थितियां हैं बड़ारा आपके क्षेत्र में, और जिसमें आप ग्राउंड जीरो पर दिखाई देते हैं, उसके जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका क्षेत्र है, जो हमारा भोजपुर है, जहाँ से महान गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह, जो हम सबके बीच में थे, अब वो हम सबों के बीच में नहीं हैं, उनके गांव की जो स्थिति है आज इतनी बदहाली में है सर। वशिष्ठ नारायण की क्या स्थिति थी? उनकी गांव को छोड़ दीजिए, जब तक जीवित थे कौन पूछ रहा था उनको? पूछा क्या? मरने के बाद ढूंढ रहे हैं आप कि तिरंगा लगा रहे हैं तो राष्ट्र सम्मान दे रहे हैं। जब जीवित थे तो कहां देख रहे थे आप उनको? 2 साल तो छपरा स्टेशन में बैठे हुए थे। ये कोई विषय नहीं है आदर्श सम्मान वाला यहाँ पे लोगों का।
सरकार भी मरने के बाद ही देना चाहती है। तो एक उद्योगपति जब बैठते होंगे अकेले में शांत तरीके से, यानी कि आप तो सोचते हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं इसमें हम अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, राजनीति में आएंगे, ये बदलाव करेंगे, वो बदलाव करेंगे, और बढ़ारा में जो चीज़ें चल रही हैं, और ख़ास करके अब आते हैं हम जातिवाद पर, जो आपके अपने व्यक्तित्व पे हम काफ़ी ज़्यादा चर्चा किए, काफ़ी ज़्यादा हमने आपके साथ वार्तालाप किया। जो जातिवाद बिहार में चल रहा है, या जो भी पार्टी के जो एजेंडे होते हैं वो जातिवाद के इर्द गिर्द घिरे हुए हैं, ये आप मानते हैं? पूरा तरह से गिरफ्त में है, उससे बाहर आनी पड़ेगी। मैं सभी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा लोगों को, देखिए मनुष्य का जन्म इस तन में मिला है ना, इसे समझिए मनुष्य ही एक जाति है जी, है ना। उससे विभाजन करना ये राजनीति करने वाले, बांटने वाले करते हैं। जी, मनुष्य मनुष्य से बैर ना करे, जाति पाति राजनीति वाले करते हैं। सब एक साथ मिलना चाहिए, हमें बंटना नहीं है, हमें एक रहना है, तभी हम सही से रह पाएंगे। और ये राजनीति वोट के चक्कर में और जाति से बाहर जो अच्छा काम करे, जो आपके बाल बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करे, जो आपको रोजगार दे पाए, जो आपकी अच्छी व्यवस्था दे पाए, आपके रहन सहन को ठीक कर पाए, उसे चुनिए, जाति को नहीं चुनिए। तब हम आगे इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने डायरेक्ट उसका सटीक और कम शब्दों में जवाब आपने दे दिया। लेकिन आप हमेशा बोलते हैं हिंदू ने ईरान छोड़ा, हिंदू ने इराक छोड़ा, हिंदू ने काबुल छोड़ा, हिंदू ने गंधार भी छोड़ा। 4 साल पहले हिंदू ने अफगानिस्तान छोड़ा, 2 साल पहले हिंदू ने हिंदू कुश को भी छोड़ा, 100 साल पहले हिंदू ने तक्षशिला को छोड़ दिया, 70 साल पहले हिंदू ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, और 40 साल पहले हिंदू ने बांग्लादेश को छोड़ा, 30 साल पहले हिंदू ने कश्मीर को छोड़ दिया। आज हिंदू बंगाल छोड़ रहा है, 10 साल बाद हिंदू पश्चिम बंगाल छोड़ेगा, 15 साल बाद हिंदू हैदराबाद छोड़ेगा, 20 साल बाद हिंदू केरल छोड़ेगा। लेकिन हिंदुस्तान या भारत के बिहार में जाति का सर्वे और हिंदुओं को बांटना, ये कितना सही है सर? क्या गलत मैंने कहा है ये बात? आपने पूरा मेरा सोशल मीडिया खंगाला है, तो मैंने क्या गलत कहा? जिस तरह से वो अपने मिशन में कामयाब हैं, क्या है, 2 तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, एक सामने से, एक पीछे से। तो जब औरंगजेब और मुगल जब साम्राज्य आया, तो हमारे देश में अपने जाति को बढ़ाने के लिए धर्म परिवर्तन का एक पुरजोर तरीका अपनाया। मारा, काटा, लूटा, पाटा, सब कुछ किया कि धर्म बदलो, धर्म, ये जनेऊ उतारो और ये गौ का मांस खाओ, और नहीं तो सर तुम्हारा काट दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चे का सर काट दिया। ये पूरा होता था, इतिहास गवाह है। तो उसी तरह से आज बढ़ते जा रहे हैं वो लोग, हम आप ठहरे हुए हैं। आज जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब भारत और मुसलमानों की आबादी कितनी थी, और आज भारत मुसलमानों की आबादी कितनी है? भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, जहां वोट से सरकार तय होता है, गद्दी पावर वोट से होता है। मानते हैं इस बात को? हाँ, ये तो जिस दिन मुसलमानों की जनसंख्या 30% से ऊपर हो जाएगी देश में, उस दिन आप हिंदुओं का सत्ता नहीं होगा। ये बात समझने की जरूरत है। हिंदू में जो अलग जगाने की कोशिश आप लगातार कर रहे हैं, हिंदू इसलिए कर रहे हैं कि आप मुहाने पे खड़े हैं, और इसमें कुछ हिंदू ही गद्दार हैं जो कि अपने वोट के लिए उनके साथ खड़े हो जाते हैं, जो कि कोई भी हमारे साथ ही नहीं है। उनकी मुहिम चलती है, मस्जिद से फरमान जारी होते हैं। यानी कि सरकार हिंदुओं को जात में बांट रही है वोट के लिए। वोट के लिए। तो हमारी लड़ाई आज के समय में आर पार की है। अगर भारत को बचाना है तो हमें हिंदुत्व को संभालना होगा, और सारे हिंदुओं की इस बात को समझना होगा। नहीं तो तैयार रहिए, वो दिन दूर नहीं कि आपके गले पर तलवार होगा, या फिर आपके बेटे के गले पर तलवार होगा। अब बोला जाएगा कि तुम मुसलमान बनो, नहीं तो तुम्हारे बेटे का सर काट देंगे। तब आप क्या कहेंगे? मेरा गला काट दो मंजूर है, लेकिन बेटा का गला काटोगे तो दर्द होगा आपको। जो दौर आया था उस समय, फिर दौर आ जाएगा। यानी कि आप इतिहास पढ़ लीजिए, उस दौर की आहट अब हो रही है। बिल्कुल आहट हो रही है, वो आहट है। बिहार में देख लीजिए, 7 जिले जहां फुल बहुमत मुसलमान हैं, जहां वो डिसीजन लेते हैं। अब जाके ढूंढिए इस इलाके में हिंदू की क्या दशा होगी। वहां पर हिंदू है तो मुसलमान सेफ है, लेकिन मुसलमान है तो हिंदू सेफ नहीं है।
इस बात को समझना पड़ेगा। हमें हिंदू में जितनी भी जातियां हैं, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, चाहे हमारे दलित भाई हों, सब हिंदू हैं और सभी एक रहना होगा। और मैं उस मुसलमान भाई को भी कहता हूं अपने चैनल से, आज भी सुबह मैंने कहा था दिल्ली से जब चला था तो सोशल मीडिया पे, कि आज से 400 साल 500 साल पहले आपके पूर्वजों को सताया गया था और आपके गले पे तलवार रखा गया था और आपने धर्म बदल लिया था। आज वो दौर आ गया है कि अपने बुजुर्गों का बदला लीजिए और घर वापसी करिए। वो दौर था जब औरंग था, बाबर था, जो परिवर्तन कराया। आज बाबर औरंगों को जो अत्याचार आपके पूर्वजों में किया था उसकी बदला आप लीजिए और आप फिर से आप हिंदू में आ जाइए। तभी हमारा देश और आप सभी सुखी रहेंगे। नहीं तो बढ़ते रहेंगे, कटते रहेंगे, अब प्रलय की तरफ बढ़ते रहेंगे। हमें जरूरत है एक समाज ऐसी बनाने की जहां राम राज्य होता था, जहां ना पुलिस की जरूरत है, ना ही घर में ताले बंद करने की जरूरत है। वो खुशहाली तभी लौटेगी जब हम एक होंगे, मनुष्य एक जाति एक होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है और हम इस माहौल से अब निकलते हैं। और जो हिंदू को लेकर जो जागरूकता है, क्योंकि हिंदुत्व होना और हिंदुओं को जाति में बांटना ये कदापि सही नहीं है। और ये चलिए कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। हाँ, प्रयास जारी है हमारा। अब आते हैं, ये चीज़ें हो गई, विकास पर हमने बात की, उद्योग पर हमने बात की और जो चीज़ें चल रही हैं उस पर हमने बात की।